स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, चैप्टर्स बहुत सारे हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा इसका सिलेबस है, जल्दी से खत्म करेंगे। बेसिक्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा सामान्य परिचय। पहला जो है हमारा जो है जो चैप्टर है वो बेसिक्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का सामान्य परिचय है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के बारे में बात की है। तो एनर्जी कंजर्वेशन एंड ईसी एक्ट 2001 की बात हो रही है, ऊर्जा संरक्षण और ईसी अधिनियम 2001। ठीक है। तीसरा हमारा जो चैप्टर है वो हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम मतलब यहां पर जो बात की जाएगी, यहां पर कहां से कौन से इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसका मतलब पावर प्लांट के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मोटर के बारे में बात करेंगे, तो विद्युत आपूर्ति प्रणाली और मोटर के बारे में बात होगी। ठीक है। उसके अलावा फोर्थ टॉपिक हमारा एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जितनी भी चीजें हैं उनमें जो है एनर्जी जो है एफिशिएंसी के बारे में बात होगी, मतलब विद्युत उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता की बात होगी। जहां जहां इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें जो है एनर्जी का एफिशिएंसी या ऊर्जा दक्षता पता करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अलावा फिफ्थ है हमारा लाइट एंड डीजी सिस्टम। अच्छा, लाइट तो ठीक है, समझ में आ रहा है। डीजी क्या है? डीजी का मतलब होता है यहाँ पर डीजल जनरेटर सिस्टम, प्रकाश और डीजल जनित प्रणाली। इसका मतलब यही हुआ कि यहां पर हम दोनों चीजों के बारे में, प्रकाश के और डीजल जनित जो है प्रणाली के बारे में बात करेंगे। तो लाइट और जो है हमारा यहाँ पे डीजल, दोनों ही फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा सिक्स्थ चैप्टर है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज। जैसा कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज में देखा था, वैसा ही यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी किसमें? थर्मल यूटिलिटीज में है। इसका मतलब क्या हुआ? ऊष्मीय उपयोगिता में। अब जो यहाँ पे एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है उनकी बात हो रही है, वहां पर एनर्जी एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। 7th चैप्टर है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को बोलते हैं ईसीबीसी। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या? ऊर्जा संरक्षण भवन कोड। इसका मतलब उन भवन की बात हो रही है जहां पर एनर्जी कंजर्वेशन होता है। इसका मतलब जैसे ग्रीन बिल्डिंग वगैरह के बारे में आपने कभी पढ़ा हो किसी और सब्जेक्ट में, तो हम ये बोल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड में यहां पर वो कोड है या वो नियम कायदे कानून है जिनके बारे में हम जो है पढ़ेंगे, जो कि हमारा एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 8th टॉपिक वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजनरेशन। तो वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजनरेशन का हिंदी मतलब क्या होगा? अपशिष्ट से ऊष्मा प्राप्ति और सह उत्पादन। इसका मतलब ये हुआ जो वेस्ट हीट रिकवरी है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उनसे जो हीट रिकवरी हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। और कोजनरेशन का मतलब यहाँ पे सह उत्पादन से, तो उसके साथ उत्पादन की बात हो रही है। ठीक है। उसके अलावा क्या है? जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स। जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो है कुछ एनर्जी सेविंग टिप्स दिए जाएंगे, जैसे कि भैया रूम से बाहर निकलो तो फैन बंद कर दो, मतलब अच्छे दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या? ऊर्जा संरक्षण सुझाव के बारे में यहां पर बात होगी। ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है इस चीज के लिए, तो काफी आसान होगा। उसके बाद 10th है हमारा एनर्जी ऑडिट। मतलब एनर्जी ऑडिट का मतलब होता है ऊर्जा लेखा परीक्षण। अच्छा, तो एनर्जी ऑडिट का मतलब जो ऑडिट करने वाली कंपनीज होती है, ऑडिट करने वाली संस्थाएं होती हैं, वो जो है बड़े जो है हमारे इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं? ऑडिट करते रहते हैं, उनका जो है लेखा परीक्षण करते रहते हैं कि जो एनर्जी का यहाँ पर जो है बताया जा रहा है क्या उतना ही एनर्जी है, मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर उससे ज्यादा, और जितना परमिसिबल है क्या उससे ओवर लिमिट तो नहीं जा रही, या फिर कहीं कमी तो नहीं है। तो ये सारा का सारा जो है ऑडिट करते हैं, और ये है ये चैप्टर में 10th वाले में पढ़ेंगे ये पूरी डिटेल्स। तो यहाँ पे 1 to 10 हमारे पास चैप्टर्स हो गए। 10 चैप्टर्स बहुत होते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान वाले कर लो, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है। जैसे बेसिक्स ऑफ एनर्जी कर डालो, इलेक्ट्रिक यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, थोड़ा सा देखो समझ लेना, एनर्जी का एक्ट के बारे में थोड़ा सा सब कम समझ में आता है, लेकिन फिर भी देख लेना बाद में अगर समझ टाइम बचे तो। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर कर डालिए। उसके अलावा क्या है यहाँ पर? ये यूटिलिटीज की बात है, एनर्जी एफिशिएंसी यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज के अंदर यहाँ पर ये आ गया, और दूसरा हमारा थर्मल यूटिलिटीज के लिए ये आ गया हमारा 6th चैप्टर। उसके अलावा क्या है हमारा ये, बाकी तो यहाँ पे बिल्डिंग कोड के बारे में है, तो थोड़ा बहुत समझना, बाकी ज्यादा चक्कर मत पड़ना। यहाँ पे 8th चैप्टर है वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजनरेशन, ये आपको अच्छे से आता भी है, और बाकी 9th तो आपको आराम से पता ही है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का सेव करते हैं, मतलब बिजली का या एनर्जी का सेव कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला है, तीसरा है, और चौथा और छठवां और 7वां 8वां 9वां में से कुछ भी देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पर जो है यही इंपॉर्टेंट है, बाकी हम पढ़ा रहे हैं आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करेंगे हमारा पहला।
तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है हमारा बेसिक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा सामान्य परिचय। तो ऊर्जा के सामान्य परिचय की बात यहाँ पे हो रही है। इसमें जो है 4 टॉपिक है बेसिकली। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी है, इसको बोलते हैं ऊर्जा का वर्गीकरण। दूसरा हमारा ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, मतलब यहाँ पे आरक्षित वैश्विक ईंधन। उसके अलावा थर्ड टॉपिक है एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया एंड यूपी, दोनों के बारे में बात करिए। ऊर्जा परिदृश्य किसमें, भारत के लिए और जो है उत्तर प्रदेश के लिए। उसके अलावा फोर्थ हमारा इंपैक्ट ऑफ एनर्जी यूज ऑन क्लाइमेट, तो एनर्जी यूज किसमें जो है क्लाइमेट पर जो है किसका प्रभाव क्या पड़ता है, जो भी आप हम ऊर्जा जो है यूज करते हैं उसके बारे में। तो जलवायु पर ऊर्जा उपयोग का प्रभाव, कौन सी ऊर्जा उपयोग करेंगे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में यहाँ पे 4 टॉपिक पे बात करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, यही जो है मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है इतना कुछ खास नहीं है। वैसे अगर फिर भी अगर थोड़ा बहुत देखना चाहे तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है फोर्थ टॉपिक कि भैया जलवायु पे जो है क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे एनर्जी जो है हमारा कंज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी से पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जो है कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क, यही हमारा जो है एनर्जी होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं क्या होता है एनर्जी क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक होता है प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी। तो प्राइमरी एनर्जी क्या होता है, सेकेंडरी एनर्जी क्या होता है, बिल्कुल बात करेंगे। प्राथमिक एवं द्वितीयक ऊर्जा के बारे में बात होगी, ये कौन सी ऊर्जा है। दूसरा हमारा कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल, दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं व्यावसायिक या फिर गैर व्यावसायिक, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, मतलब नवीनीकृत और गैर नवीनीकृत के बारे में बात होगी। तो यहां पर एक तरह से 3 तरह से हमने क्या किया, अपनी ऊर्जा का जो है क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण कर लिया। तो पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी क्या होता है। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स प्राइमरी एनर्जी वो होते हैं जो कि जो है सबसे पहले हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो भी हमारा जो है नेचर के द्वारा अवेलेबल है वही एनर्जी जो है प्राइमरी एनर्जी है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, जस्ट जैसा दिया वैसा यूज कर लिया। अच्छा, सेकेंडरी एनर्जी जो हमारा वो एनर्जी है जो हमारा जो नेचर है वो दे नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, वो अवेलेबल करा रहा है एज अ प्राइमरी एनर्जी के रूप में, और फिर वो प्राइमरी एनर्जी को हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं और यूजफुल बना रहे हैं और उससे अच्छा एफिशिएंसी के साथ बना रहे हैं, वो है सेकेंडरी। मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी जो एनर्जी है वो एनर्जी मिलती है प्राइमरी एनर्जी के ऊपर। ठीक है, और प्राइमरी एनर्जी जो है वो किस में मिल रही है, वो नेचर से मिल रही है, मतलब प्रकृति से मिल रही है। तो प्रकृति से मिलने, नेचर से मिलने वाली वो प्राइमरी एनर्जी हो गई, और जो हमने जो है प्राइमरी एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया वो है हमारी सेकेंडरी एनर्जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्या हो गया, तो जो हमारी प्राइमरी एनर्जी वो हो गई, जैसे कि हम जो है हम इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोयला वगैरह हो गया, ये सब क्या हुआ, डायरेक्ट हमारी प्राइमरी एनर्जी हो गई। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सेकेंडरी के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी के बारे में यहाँ पे बात हो जाएगी कि अगर हमने जो है उस जो हमारे पास एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर लिया किसके लिए, जो है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारे सेकेंडरी हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी सेकेंडरी एनर्जी हो गया। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी को या फिर प्राथमिक और द्वितीयक को हम परिभाषित कर सकते हैं या उसका डिफाइन कर सकते हैं कि प्राथमिक वो है जो कि हमें प्रकृति से सीधे तौर पे मिलते हैं, और जो है द्वितीयक वो है जो है प्रकृति में नहीं मिलते, सीधे तौर पे जो मिलते हैं उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने यूजफुल जो है जो यूज के लिए। ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारा द्वितीयक। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि प्राथमिक क्या है और द्वितीयक क्या है। चलिए उसके अलावा देखें कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल का मतलब है जिसका हम व्यापार कर सकें, हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक, व्यवसाय कर सकें। तो यह व्यवसाय करते ही करते हैं, जैसे अब पेट्रोलियम का हम व्यवसाय करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो चीज हम बेच सकते हैं, जो हम बेचते ही हैं, तो वो हमारा व्यवसायिक हो गई। तो जो एनर्जी जो है खरीदी बेची जाती हो, सिलेंडर लेके रोड पे जाते हैं ना गोदाम पे, सिलेंडर खरीदना है, उसमें एलपीजी भरवानी है, तो गैस वो हमारी क्या हो गई, कॉमर्शियल हो गई। ऑयल हमारा कॉमर्शियल हो गया, तो वो सब हमारी कॉमर्शियल हो गई। लेकिन नॉन कॉमर्शियल जिसको खरीदा बेचा जानी है, फ्री में अवेलेबल है, जैसे सोलर एनर्जी फ्री में अवेलेबल है, तो नॉन कॉमर्शियल हो गई हमारे पास। बाकी जो है लकड़ी वगैरह ये सब तो बस हमारे पास है ही ना, तो ये नॉन कॉमर्शियल हो गए। तो ये जो चीजें जो है जिनको हम खरीद के या बेच के वहां पर एनर्जी के रूप में जो है सप्लाई करते हैं, वो हमारा कॉमर्शियल में आती हैं। और जो नॉन कॉमर्शियल है, मतलब गैर व्यवसायिक है, वो होती है जिनको जो है हम इजीली जो है प्राप्त कर सकते हैं, किससे, प्रकृति से डायरेक्टली, जिसको हम खरीदने बेचने के चक्कर में नहीं पड़ते। वैसे भी उनका थोड़ा बहुत व्यवसाय होता होगा, लेकिन उसके पर्पज से नहीं, ऊर्जा के पर्पज से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यवसायिक वही है जिसको हम खरीदते बेचते हैं। अगला देखते हैं रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है, जो एक बार जो है रिन्यू कर लिया जाए, मतलब बार बार जो है इसका उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ, जिसका बार बार उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब बार बार उपयोग कैसे नहीं कर रहे हैं, देखो यार कोयला है, एक दिन खत्म ही हो जाना है,
या फिर ऑयल है, क्रूड ऑयल है, ये सब एक दिन खत्म ही हो जाना है। और क्या है, और सबसे बड़ी बात ये गैस है, वो भी एक दिन खत्म हो जानी है। तो ये सब चीजें तो खत्म हो जाएंगी ना, तो इसका मतलब क्या है, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। हिंदी में बोलेंगे गैर नवीनीकृत, जिसको नवीनीकृत नहीं किया जा सकता। एक बार यूज कर लिया, दोबारा से जो है यूज नहीं कर सकते, नहीं अवेलेबल है हमारे पास। एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा, इस पृथ्वी से निशान, नामो निशान खत्म, मतलब ऑयल है ही नहीं। तो अब देखेंगे रिन्यूएबल क्या होता है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। विंड एनर्जी जो है हमारी, ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। जो हमारी जो है पवन ऊर्जा मिलती है, ये सब जो है क्या है, नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है। और जबकि नॉन रिन्यूएबल में जो है ऑयल, गैस और कोयला, ये सब हमारा गैर जो है नवीनीकृत में आता है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमने तीनों सोर्सेस, तीनों जो है एनर्जी के क्लासिफिकेशन कर ली, तीनों तरीके से एनर्जी क्लासिफिकेशन कर लिया, प्राइमरी और सेकेंडरी बेसिस पे, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल पे, ये पूरा हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। अच्छा, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व के बारे में दूसरा पॉइंट हमारा आता है। उससे पहले एक बात और है, सिलेबस में बिल्कुल साफ साफ कहा है कि भैया सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपका सिलेबस ही बता रहा है कि सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन आएगा, तो आप जो है तैयार हो जाइए सोलर एनर्जी पे। अब सोलर एनर्जी के बारे में तो आप बात करेंगे ही करेंगे। तो सोलर एनर्जी प्राइमरी में आ जाएगी, नॉन कॉमर्शियल में आ जाएगी, ठीक है, और रिन्यूएबल में आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, सोलर एनर्जी क्या है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, प्रकृति ने हमें दिया है। दूसरा नॉन कॉमर्शियल है, आप बेच नहीं सकते सोलर एनर्जी को, वो तो अवेलेबल है, आप बस अपना लगाइए और जो है उसको एब्जॉर्ब करिए और उसको कन्वर्ट कर लीजिए, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो है नॉन कॉमर्शियल है। दूसरी बात, रिन्यूएबल भी है, मतलब क्या हुआ, अभी खत्म नहीं होने वाला, मतलब जो अब तक के सोर्सेज हैं एनर्जी के, उससे जो है बहुत ज्यादा चलने वाला है। तो सोलर एनर्जी के बारे में ये वाली बात। उसके अलावा सोलर एनर्जी का बात क्या करें, सोलर एनर्जी के बारे में यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक आता है कैपेसिटी फैक्टर, जो कि विंड और सोलर दोनों के लिए बात की जाती है। उसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली हो सकता है, या फिर आपको लिख देना है। तो ये बोल देना है कि भैया ऐसा है कि सोलर एनर्जी के लिए कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा, और जो है हमारा विंड एनर्जी के लिए कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा। तो सीधा एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटी फैक्टर का। देखो, हमने जितना भी जो है कुछ पर्टिकुलर टाइम में, कुछ निश्चित समय में, जितना भी जो है हमारे पास जो सोलर एनर्जी है, उसको हमने कुछ सालों में, जितने भी साल लगे, 4, 5, 10 साल, जो भी आपने साल लिए, और कितनी हमारे पास कैपेसिटी है, उससे जो हमने कितनी एनर्जी जो है क्या है प्राप्त की। तो एक्चुअल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हमें मिली, तो सोलर से कितनी एक्चुअल एनर्जी हमें मिल गई, और अपॉन जो है मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हम जो है प्राप्त कर सकते थे, इस दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा कैपेसिटी फैक्टर होगा। थोड़ा सा कम समझ में आया, सीधा समझते हैं। अगर हम जो है बात करें सोलर एनर्जी के बारे में, तो सोलर एनर्जी का कैपेसिटी फैक्टर होता है सीधा सीधा 10 से 25%, यही हमारा कैपेसिटी फैक्टर है। तो 10 to 25% सोलर एनर्जी का हो गया, और दूसरा हमारा विंड एनर्जी का है 25%। सीधा याद कर लीजिए, यही दोनों आएंगे। नहीं तो आप फॉर्मूला समझिए, एक्चुअल में मतलब जितना हम इलेक्ट्रिसिटी जो है आउटपुट दे सकते थे, अपॉन जो मैक्सिमम में हम जो है अधिकतम कितना जो है पॉसिबल था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जनरेट कर पाए, चाहे वो पवन के ऊपर में हो, पवन ऊर्जा के ऊपर में, या फिर सौर ऊर्जा के ऊपर में हो। तो सौर ऊर्जा कितना जो है हमारा मिला, और जो है ये सीधी सी बात है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट है ना। तो सीधा सीधा क्या है, जितना आउटपुट हमें मिला, जितना हमने यूज किया एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, और जितना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते थे, वो यहाँ नीचे रहेगा। ठीक है, तो यही हमारा होता है कैपेसिटी फैक्टर। तो कैपेसिटी फैक्टर को कैपेसिटी फैक्टर ही बोलते हैं। ठीक है, या जो भी आप हिंदी में समझे, क्योंकि कैपेसिटी फैक्टर ही सही है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया पहला टॉपिक कंप्लीट। दूसरा टॉपिक हम कवर करते हैं ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व का मतलब क्या हुआ, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व का मतलब हो गया भैया ऐसा है कितना फ्यूल जो है अवेलेबल है, यही तो बात है ना। अब कितना फ्यूल अवेलेबल, तो जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं किसके, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब गैर नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि जो खत्म हो जाने वाला कितना है, इसका मतलब खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है गैर नवीनीकृत। अब गैर नवीनीकृत कौन कौन से होते हैं, देखो कोयला होता है, तेल होता है, और तीसरा क्या होता है, गैस होती है। अब गैस का तो चक्कर आप देखिए, और रसिया के साथ कितना बवाल चल रहा है। तो गैस कहां है सबसे ज्यादा, रसिया के अंदर है। और दूसरा जो है हमारा तेल कहां है, वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया और कनाडा, ये सब जो है वो तेल के साथ आते हैं, उनके पास रिजर्व ज्यादा है। और कोल के लिए यूएसए नंबर 1। ठीक है, तो कोयला यूएसए के पास है, और तेल वेनेजुएला के पास है, और जो है हमारा गैस जो है वो हमारा जो है किसके, रसिया के पास है। तो इस तरीके से जो है आप तीनों जो है कितना जो है रिजर्व अवेलेबल है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो डेटा जो है ये कहता है कि 200 साल बाद जो है कोयला खत्म हो जाएगा, धरती पे होगा नहीं, 200 ईयर्स। ठीक है, और अगर हम जो बात करें ऑयल की, तो ऑयल जो है हमारे 45 ईयर के बाद ऑयल जो है खत्म हो जाएगा। तो एटलीस्ट 45 ईयर के बाद हमारा ऑयल हमें नहीं मिलने वाला।
तो इसका मतलब हम जो बूढ़े होंगे उसके बाद जो है हमें तेल शायद देखने को ना मिले, ऐसा बोला जाता है, मुझे लगता है तो होगा। ठीक है, गैस के लिए 65 ईयर्स तक का वेट करना पड़ेगा तभी खत्म हो पाएगी। तो हम जिस तरह से कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उस डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है कोयला जो है मैक्सिमम 200 ईयर्स और गैस जो है ऑयल हमारा जो है 45 ईयर्स। तो 45 से 200 साल के बीच में सारे जो है हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मतलब गैर नवीनीकृत स्रोत हैं वो खत्म हो जाने वाले हैं। बात समझ में आ गई? चलिए ये हो गया कंप्लीट। अगला देखते हैं एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। अच्छा, एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया मतलब ये सीधी सी बात ये है, यहाँ डेटा वाली बात है कि भैया इसमें जो है टेबल तो आपके पास जो है डेटा वगैरह अवेलेबल होगा बहुत ज्यादा, उससे आप देख लीजिएगा। यूपी के अंदर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कितना है ऊर्जा परिदृश्य, देखो 4 तरह के जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणालियां लगी हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और लगातार जो है इसको इंप्रूव किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनर्जी जो हमारे यहाँ पर जो यूपी के अंदर है वो BHEL के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कुछ नई प्रणालियां और लग रही हैं। ये सब बातें आती हैं, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन अगर आएगा तो आप कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या, अच्छा वैसे लिखेंगे क्या ये बात तो समझ लीजिए ना। एनर्जी सिनेरियो मतलब ये हुआ कि जो हमारा एनर्जी है कितना यूपी के अंदर या इंडिया के अंदर उसका क्या क्या परिदृश्य है। तो परिदृश्य का मतलब, ये सिनेरियो का मतलब ये हुआ कि देखो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स अलग अलग जो है उनका एनर्जी का कंजम्पशन है, कितना जो है वहां पे उनकी एनर्जी डिमांड है, कितनी उन्हें एनर्जी चाहिए और वो सारी एनर्जी डिमांड उनको कहां कहां देनी है। तो औद्योगिक में कितनी उन्हें एनर्जी देनी है या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यही होता है। एनर्जी का मतलब ये भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक एनर्जी है ना, तो एनर्जी का जो है गैस कहां देनी है, कोयला कहां देना है, ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है और पहले से तय होता है और उसकी जो डिमांड होती है उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा किया जाएगा या फिर वो स्वयं भी पूरा कर सकता है, ये जो है इसमें स्वतंत्र है। तो यहां पर जो है एनर्जी सिनेरियो के बारे में बात हो रही थी। अगला जो है इंपैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट। देखिए ये जो है क्लाइमेट की बात आ गई, मतलब जो है सीधी सी बात है जो है हमारा एनवायरमेंटल की बात हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने कोई एनर्जी यूज की तो उसका क्लाइमेट पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा, एनर्जी यूज की तो क्लाइमेट पे क्या असर पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे हम कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं जाहिर सी बात है धुआं जाएगा, NO2 जाएगा, SO2 जाएगा, शायद जाहिर सी बात है एसिड रेन होने वाला है। तो ये एक पहला इंपैक्ट आ गया किसका, एनर्जी यूज का। अगर हम जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो जो हमारा क्लाइमेट है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। पेट्रोलियम इस्तेमाल किया, कुछ भी आप जो है यहां पर इस्तेमाल करेंगे तो क्लाइमेट पे असर पड़ेगा, लेकिन यहां पे अच्छा असर, जैसे सोलर एनर्जी इस्तेमाल करेंगे तो क्लाइमेट पे क्या असर पड़ेगा, तो क्लाइमेट पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा और इवन दो क्लाइमेट जो है स्वच्छ रहने वाला है। ठीक है, भले सोलर पैनल बनाने में आपको जो है बहुत सारे मटेरियल लगाने पड़े जो कि बाद में जो है जाके क्या करें, हमारा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, कि फिलहाल के लिए जो है हमारा क्लाइमेट स्वच्छ है। ठीक है, तो यहां पर इंपैक्ट ऑफ एनर्जी यूज, कौन कौन से एनर्जी यूज कर रहे हैं, उसके क्लाइमेट पे क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में बात होगी। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या लिखना होगा। ठीक है, अच्छा जलवायु पर ऊर्जा उपयोग का प्रभाव, क्या ऊर्जा उपयोग का प्रभाव है जलवायु के ऊपर, यही चलेगा। तो पहला जो चैप्टर है उसमें जो है हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, डेफिनेशन पहले बता दी, उसके अलावा क्लासिफिकेशन में हमने पूरा बता दिया। आपको इसको कोई क्वेश्चन सफल करके भी आएगा तो आप इनको यही लिखना है। उसके अलावा है ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, कितना हमारा जो है वेनेजुएला के बारे में बात कर दी, जो है अमेरिका के बारे में बात कर दी, उसके अलावा जो है रसिया के बारे में बात कर दी और कौन कौन सी फ्यूल रिजर्व की बात होती है वो भी बता दिया मैंने आपको। एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया, तो यहाँ पे क्या एनर्जी सिनेरियो परिदृश्य क्या है, तो इंडिया में वैसे भी कमी रहती है एनर्जी की। ठीक है, तो जाहिर सी बात आपको बताना ही है। ठीक है, उसके अलावा इंपैक्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो है इंपैक्ट कितना पड़ेगा एनर्जी यूज का, क्लाइमेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, एसिड रेन वगैरह हो जाता है हमारा और क्लाइमेट हमारा यहाँ पे पॉल्यूटेड हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप उस चीज को समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कहना चाहें तो यहाँ पर एक और इफेक्ट पड़ सकता है जो कि हमारा एसिड रेन के अलावा जैसे हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है उसके बारे में यहाँ बात कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे, आप जो है उसमें से कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ईसी एक्ट 2001, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन और ईसी एक्ट 2001 या फिर ईसी एक्ट को बोलेंगे यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण और अधिनियम 2001। तो ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 इसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार समझ लेते हैं कि इसमें हमारा जो है
टॉपिक्स कौन कौन से जो हमें इसमें कवर करने हैं। तो पहले देखते हैं, हमारा पहला है हमारा एनर्जी मैनेजमेंट, मतलब ऊर्जा प्रबंधन की बात हो रही है। दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण की बात हो रही है। और यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी एंड नीड, यहाँ पे ऊर्जा दक्षता और उसकी आवश्यकताओं की बात हो रही है। तो ये 3 टॉपिक इधर हो गए। उसके अलावा फोर्थ टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, मतलब यहाँ पर अब दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, ईसी एक्ट 2001 की बात हो रही है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 मतलब हिंदी में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट या फिर ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2010, इसके बारे में बात होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले कोई एक्ट पारित हुआ, उसके बाद एक और एक्ट पारित हुआ जो उसके अंदर संशोधन था। तो ये जो है हमारे दोनों एक्ट यहाँ पे पढ़े जाएंगे। उसके अलावा क्या है, स्टैंडर्ड्स एंड लेवलिंग, तो स्टैंडर्ड्स और लेवलिंग जो है इसमें जो है हम स्टार रेटिंग के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 6 टॉपिक हो गए इस सेकेंड चैप्टर में। अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एनर्जी मैनेजमेंट, मतलब क्या हुआ, ऊर्जा का प्रबंधन करना। तो ऊर्जा का प्रबंधन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो ऊर्जा प्रबंधन का मतलब देखेंगे इंग्लिश में, एनर्जी मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ परचेज। ये क्या है हमारा, ये सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन है किसका, परचेज का, और क्या है, कन्वर्जन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ एनर्जी टू मीट नीड। मतलब क्या हुआ, यहां पर ये बात समझेंगे सबसे पहले कि भैया ये एक्चुअली एनर्जी मैनेजमेंट होता क्या है, या ऊर्जा प्रबंधन का मतलब क्या हुआ। जैसे ऊर्जा का प्रबंध करने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है उसमें जो है मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट उठा लें, यही तो मैनेजमेंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो इसमें क्या बोला गया, तो सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन, एक सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किसके बीच में, परचेज जितनी खरीद गई हो, उसके अलावा कन्वर्जन उसको बदलाव किया गया हो, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। तो एंड यूज ऑफ एनर्जी टू मीट नीड विद एन एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अच्छा, हमें अपने एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव जो है और जो है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब पैसा भी ज्यादा न लगे और एनवायरमेंट को भी ज्यादा मतलब नुकसान ना हो, तो हम जो है इन दोनों ऑब्जेक्टिव, ये दोनों हमारी क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव है इस आवश्यकता के अनुरूप हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यूज करेंगे और कन्वर्ट करेंगे और परचेज करेंगे हम जो है एनर्जी को। यही हमारा एनर्जी मैनेजमेंट हो जाएगा। ये क्या होगा, ये हमारा एनर्जी मैनेजमेंट हो जाएगा। अब हिंदी में थोड़ा सा देख के फिर अच्छे समझ में आएगा। क्या हुआ, ऊर्जा प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा करने, तो हमें ऊर्जा प्रबंधन संबंधी आवश्यकता है ना, उसको पूरा करना है। तो अब उसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पर्यावरण और आर्थिक उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे। भाई ऐसा है पर्यावरण को नुकसान ना हो और हमारा आर्थिक, हमारी जेब भी ढीली ना हो। ठीक है, तो इसको रखते हुए ऊर्जा की खरीद करेंगे और या फिर रूपांतरण करेंगे, उसको बदलाव करेंगे या फिर वितरण करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और उपयोग का व्यवस्थित समन्वय करेंगे। मतलब जो है हम उपयोग कर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं, उसको हमें कहां पर कितना खर्च करना है वो भी जो है हम निर्धारित करेंगे। यही सब जो है क्या है, एनर्जी मैनेजमेंट है। तो एनर्जी मैनेजमेंट समझ में आ गया, सीधा सा बात है। हमारे पास 4 बातें आनी चाहिए। सबसे पहली बात ये हमारे पास था, हमारा जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हमारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना भी नहीं है, और जो है आर्थिक जो है उद्देश्य जो है वो भी हमारे नुकसान में ना हो। हमें आर्थिक रूप से भी बलिष्ठ बनना है और हमारा जो है पर्यावरण भी हमेशा अच्छा रहे। और इसको देखते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम खरीद करेंगे, तो यहाँ पर जो है परचेज करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और यूज करेंगे। ये 4 चीजें करनी है और इसको अच्छे से मैनेज कर लेना है, यही हमारा एनर्जी मैनेजमेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हमारा सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब क्या हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ऊर्जा संरक्षण। तो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन, इज द एफर्ट मेड टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या हुआ, इसका जो प्रभाव, जो इसका उद्देश्य है क्या है, हमारा एफर्ट मतलब यह प्रयास ये है कि भैया जो है यहाँ पर रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का कंजम्पशन जो है कम हो जाए। अब देखो ऐसा तो है नहीं पंखा बंद कर देंगे हम चलाएंगे नहीं, गर्मी में बैठे रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का जो है मूल उद्देश्य तो ये है, ये या फिर ये प्रयास है कि भैया ऊर्जा की जो है खपत कम हो जाए। खपत कम होगी तो हम ज्यादा दिन तक इसका उपयोग कर पाएंगे। चलिए, तो बाय यूजिंग लेस ऑफ एन एनर्जी सर्विस, इसका मतलब है ऊर्जा का कम प्रयोग करके हम जो है एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ये हमारा जो है मेन एफर्ट है, मेन प्रयास है। ठीक है, ये वाली बात हो गई, ऊर्जा कम प्रयोग। इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसा बनाएं, अपना कंस्ट्रक्ट करें, ये जहां पे भी हम रह रहे हैं या फिर हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो
तो उसमें हम ये जरूर ढूंढें कि इसको जो है हम कैसे जो है एनर्जी कंजर्वेशन उसका कर सकते हैं, मतलब उसमें जो है कैसे कैसे ऊर्जा की खपत कम से कम की जा सके और मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड आइदर बाय यूजिंग, ये कैसे प्राप्त किया जाता है, आइदर बाय यूजिंग एनर्जी मोर एफिशिएंटली। अगर हमारी एनर्जी जो है मोर एफिशिएंटली एनर्जी को हम यूज करेंगे, मतलब बहुत अच्छी दक्षता के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो जो हम कह सकते हैं कि भैया ऐसा है, ये हम इसे जो हमारा एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और दूसरा तरीका क्या है, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी सर्विस, मतलब क्या हुआ, जितनी हम ऊर्जा प्रयोग कर रहे हैं उससे कम ऊर्जा का हम प्रयोग करें और जिससे कि हमारा एनर्जी कंजर्व हो। तो ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी कंजर्वेशन का मेन मकसद ये है एनर्जी जो है बची रहे, ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च ना हो जाए, मतलब वही काम कम एनर्जी में अगर हो रहा है तो हमें उसे वही करना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात यहां पे हो गई। हिंदी में और देख लेते हैं, क्या है हमारा ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कम उपयोग करके ऊर्जा की खपत को कम किया जाता है या खपत को कम करने के लिए किया गया है। मतलब क्या हुआ, एनर्जी ऊर्जा जो है संरक्षण, उसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा को कम उपयोग करेंगे और उसकी खपत मतलब उसका कंजम्पशन को जो है कम कर देंगे, ये जो है इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारा प्रयास रहता है, यह या तो ऊर्जा को का अधिक कुशलता से उपयोग करें। अब ये तो ऐसा हो सकता है क्या कि हम अच्छी तरीके से कुशलता पूर्वक जो है हम उसका उपयोग करें या फिर एफिशिएंटली उसका यूज करें। अब दूसरी बात या ऊर्जा उपयोग की मात्रा को कम करके प्राप्त करें, या फिर ऊर्जा उपयोग की मात्रा मतलब जितना हम यूनिट पहले खर्च कर रहे थे अब उससे कम यूनिट में ही हम अपना वही सारे काम कर लें जो कि हम कर रहे हैं, तो हमारा कोई काम भी इफेक्ट नहीं होगा और हमारे जो है एनर्जी की बचत हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये रहा हमारा एनर्जी कंजर्वेशन और ये रहा हमारा एनर्जी मैनेजमेंट। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब ऊर्जा दक्षता। अच्छा, ऊर्जा दक्षता क्या होती है एक बार देख लेते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी इज अचीव्ड बाय व्हेन एनर्जी इंटेंसिटी इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोसेस और एरिया ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ, यहां पर ये हो रहा है एनर्जी एफिशिएंसी जो है हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम कब प्राप्त कर सकते हैं, जब एनर्जी इंटेंसिटी और इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी प्रोसेस के अंदर या फिर किसी एरिया ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी भी प्रोडक्शन के एरिया में या कंजप्शन में, मतलब यहाँ प्रोडक्शन हो रहा या कंजप्शन हो रहा उस एरिया में इज रिड्यूस्ड विदाउट अफेक्टिंग आउटपुट। मतलब क्या हुआ, ऐसे समझें कि एनर्जी एफिशिएंसी को हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा एनर्जी इंटेंसिटी, जो कि मतलब एनर्जी इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, जितनी ऊर्जा जो है हमारी खपत हो रही है उसमें जो है क्या कर दें, स्पेसिफिक प्रोडक्शन, मतलब जो कोई भी प्रोडक्ट के लिए या फिर प्रोसेस के लिए या फिर किसी भी एरिया ऑफ प्रोडक्शन के लिए या फिर जो हमारा कंजप्शन के लिए जहां पे भी हम खपत कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन दोनों के लिए जो है रिड्यूस कर दें, मतलब कम कर दें। तो ऊर्जा की खपत कम कर दी, ठीक है, और विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट। ध्यान रखना, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इनपुट अपॉन आउटपुट, यही होता है ना, नहीं, उल्टा होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जो हमारे आउटपुट है वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं वो सारे काम होते रहने चाहिए, और लेकिन जो इनपुट है उनको अगर हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो है, रेशियो होगा तो आउटपुट ज्यादा और इनपुट हमारा थोड़ा सा कम हो जाए तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यही बात यहां पर की गई है। एनर्जी एफिशिएंसी का सीधा मतलब यह है कि आप क्या कर दें, अपने जो प्रोडक्ट है, जो एनर्जी का कंजप्शन है या एनर्जी की इंटेंसिटी है, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए या फिर जो है यहां प्रोसेस के लिए या फिर किसी एरिया ऑफ प्रोडक्शन के लिए या फिर जो है कंजम्पशन के लिए रिड्यूस कर दें विदाउट अफेक्टिंग आउटपुट एंड कंजम्पशन और कंफर्ट लेवल। अब देखो बहुत बड़ी बात आई, आउटपुट कम नहीं होना चाहिए, कंजम्पशन लेवल मतलब जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा पूरा होना चाहिए, लेकिन यहां पर कंफर्ट जो हो रहा गया, कंफर्ट का मतलब क्या हुआ, देखो कंफर्ट का मतलब सीधा साधा है। कंफर्ट का मतलब ये, हम जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊर्जा का उपयोग हम आराम के लिए भी तो करते हैं ना, हमें एसी चला के बैठना है, आराम से बैठेंगे, लेकिन हमें एसी चलाना है लेकिन उसको एफिशिएंट वे में चलाएं कि हमारा जो है हमारा बिल भी कम आए, और या हम बिल की बात ना करें, हम ऊर्जा का ज्यादा क्षय ना हो, खत्म ना हो या कंजम्पशन ना हो, और हमें जो है प्रॉपर कंफर्ट मिलता रहे। तो कंफर्ट से कोई समझौता नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं।
कंफर्ट से कोई समझौता नहीं करना, कंजम्पशन में कोई समझौता नहीं करना, और आउटपुट जो है हमारा ये अफेक्ट ना हो, हमें जो चाहिए वो हमें मिलता रहे, उस चीज के साथ हम जो है अपना इनपुट मतलब यहाँ पे एनर्जी इंटेंसिटी है उसको जो है हम कम कर लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हम जो है एनर्जी एफिशिएंसी प्राप्त कर ली है। बात समझ में आ गई? अब आते हैं हिंदी में, या फिर हिंदी में एक लाइन और है बता देते हैं। ये है प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी को हम प्रमोट करते हैं ना, हमारी गवर्नमेंट प्रमोट करती है, बिल्कुल करती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि एनर्जी एफिशिएंट हमारे प्रोडक्ट होने चाहिए, हर जगह एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रही है। इसका मतलब क्या करना चाहती है, वो क्या करना चाहती है, वो करना चाहती है कंट्रीब्यूट टू एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन को कंट्रीब्यूट करना चाहती है। उस वो डायरेक्ट नहीं बोल रही कि एनर्जी कंजर्व करो, अब वो कह रही है कि एक काम करो, एनर्जी एफिशिएंट जो है एफिशिएंट वे में इस्तेमाल करो। तो यही हमारा यहाँ पर है कि वो क्या कर रही है, जो भी गवर्नमेंट है या हम लोग, ये सब लोग बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट, इसका मतलब ये है कि हम जो है एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, सीधी सी बात। अब चलो हिंदी में बात करते हैं, क्या है, ऊर्जा दक्षता तब हासिल की जाती है जब किसी विशिष्ट उत्पाद या प्रक्रिया या उत्पादन या खपत के क्षेत्र में ऊर्जा की तीव्रता, उत्पादन, खपत, आराम के स्तर को प्रभावित किए बिना कम कर दी जाती है। काफी लंबी हिंदी हो गई, लेकिन समझते हैं तोड़ तोड़ के। क्या है, जब ऊर्जा जो दक्षता है वो तभी मिलेगी, कब मिलेगी, जब किसी उत्पाद या फिर प्रक्रिया या फिर उत्पादन और खपत को क्षेत्र में या फिर ऊर्जा की तीव्रता को क्या कर दें, इन सब एरियाज में हमारी जो एनर्जी इंटेंसिटी है, जो एनर्जी इंटेंसिटी है या फिर ऊर्जा तीव्रता है, ये ऊर्जा तीव्रता को क्या कर दें, हम कम कर दें, और किसके बिना, उत्पादन, खपत, आराम के स्तर को प्रभावित किए बिना। इन सबको प्रभावित किए बिना आप जो है ऊर्जा को जो है, जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसको हम क्या कर दें, कम कर दें या खत्म कर दें, जो है कम कर दें, खत्म तो नहीं होगा, वही तो करना है, ठीक है। तो एनर्जी जो एफिशिएंसी है वो हमारी तभी मिल जाएगी। तो एनर्जी एफिशिएंसी तभी मिलेगी जब जो है हम क्या करें, किसी भी उत्पाद, विशिष्ट उत्पाद की या फिर प्रक्रिया की या फिर जो है हम जो है किसी क्षेत्र में उत्पादन या फिर खपत में एनर्जी की जो है हमारी ऊर्जा की जो हमारी तीव्रता है उसको बिना जो है उत्पादन और खपत और आराम को हम जो है कंप्रोमाइज किए हुए या फिर उसको प्रभावित किए बिना जो है हम जो है कम कर देंगे, तो हमें एनर्जी एफिशिएंटली मिल जाएगी, मतलब ऊर्जा की दक्षता प्राप्त हो जाएगी। ये चीज हो गई। उसके अलावा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण में योगदान होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में ज्यादा जागरूक करेंगे लोग को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब ऊर्जा संरक्षण का जो है हम बढ़ावा दे देंगे। यही हमारा डायरेक्ट जो है इनपुट हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एनर्जी एफिशिएंसी। अगर कुछ लोग कहते हैं कि भैया इसका फॉर्मूला भी है, हाँ वो फॉर्मूला है, समझ में आता नहीं है। सीधा समझो, अगर एनर्जी एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम सीधी सीधी बात करेंगे कि जो भी हमारे पास ऊर्जा है उसको हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कितना हम बचत कर रहे हैं, ये हमारा जो है आउटपुट और ये हमारा इनपुट हो जाएगा। तो सीधे सीधे एनर्जी एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। अच्छा, आउटपुट क्या है, तो जितना हमारा कंजप्शन हो रहा है और जितना देखो जितना इनपुट हो रहा है, तो इनपुट हुआ और जो है हमारा एम्पियर इनटू जितना हमारा आवर लगा, ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा नीचे, और ऊपर क्या होगा, जितना हमारा आउटपुट हो रहा है एनर्जी का और इनटू जो भी एम्पियर, जितने भी करंट आ रही है, इनटू कितने घंटे आ रही है, वो हमारा, यही दोनों रेशियो जो है, यही हमारा एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एनर्जी एफिशिएंसी। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक बढ़ते हैं, क्या टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के बारे में थोड़ी कहानी समझते हैं। देखो, ऐसा हुआ कि जब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी का कंजप्शन बढ़ने लगा। पहले तो नहीं बढ़ता था, क्या था, गांव देहात था, किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, तो कंजप्शन कहां से आएगा। अब कंजप्शन बढ़ने लगा, तो कंजप्शन बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट सोचा कुछ ऐसा करें, मतलब खपत बढ़ने लगी एनर्जी की, तो कुछ ऐसा करें कि कुछ नियम कायदे कानून से चले। जो नई नई कंपनी आ गई है वो तो कुछ भी इस्तेमाल कर रही हैं और इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि तो हम जो है अपने नागरिकों को नहीं दे पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, कुछ रेगुलेशन बनाते हैं। तो उन्होंने एक एक्ट पारित किया 2001 के अंदर, ठीक है। एक्ट पारित किया 2001 के अंतर्गत, वहां पे बहुत सारे नियम कायदे कानून के बारे में उन्होंने बात की और एक डबल बी मतलब BEE के बारे में एक स्टैंडर्ड जो है उन्होंने स्थापित किया, बहुत सारी चीजें की, ठीक है, बेसिक था। उसके अलावा एक और पारित हुआ, इसी के आगे क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, इसी EC एक्ट 2003 में, उसमें क्या हुआ, उसमें क्या किया, एक काम करते हैं, एक पूरा न्यायालय बना लेते हैं,
उसमें जो है इन सब की प्रॉब्लम्स जो है सही जाएंगी, सुनी जाएंगी और वहीं जो है इसके लिए पनिशमेंट वगैरह दिया जाएगा। तो पूरा पूरा निर्धारित कर दिया अगर किसी ने जो इन कानून का उल्लंघन किया। उसके अलावा फिर जो एक अमेंडमेंट एक्ट आया 2010, मतलब अमेंडमेंट का मतलब तो संशोधन होता है। अब 2001 वाले में संशोधन किया गया कि भैया ऐसा है ना, वहां पे कुछ चीजें कम लग रही हैं, अब जो है इसको संशोधित करके ये रख दो। जैसे पहले 10,000 रुपए जुर्माना था, अब 10,000 नहीं है, अब 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए जुर्माना मार दिया। तो जुर्माना की राशि इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि अब कोई चाह कर भी जो है वो रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता। चलिए तो अब इसमें देखते हैं क्या है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। अब एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में क्या है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में क्या है देखते हैं। दिस एक्ट प्रोवाइड्स द नेसेसरी लीगल फ्रेमवर्क एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर अंडरटेकिंग द एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब कैंपेन। या मतलब क्या हुआ, ये जो एक्ट है ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी लीगल फ्रेमवर्क, एक जो हमारा आवश्यक लीगल फ्रेमवर्क। लीगल का मतलब ये हुआ, लीगल का मतलब सिंपल सा होता है, यहां पर जो है कानूनी जो है फ्रेमवर्क वो प्रोवाइड कराता है, एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एक पूरी तरीके से एक मैकेनिज्म बना देता है जो है यह क्या करता है, अंडरटेकिंग द एनर्जी एफिशिएंसी कैंपेन, जो कि हमारे ऊर्जा का जो संरक्षण था, एनर्जी और दक्षता का जो हमारा यहाँ पे क्या था, एक कैंपेन चल रहा था। मतलब हम लोग सब लोगों से कह रहे थे कि ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, तो ये सब जो हमारा कैंपेन था उसके लिए ये सब जो है हमारा पूरा कानून बना। ये हमारा क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 या फिर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। इसको बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी को जो है क्या करना, प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। सीधी सी बात यहां पे हो गई। चलिए हिंदी में देखते हैं। यह अधिनियम ऊर्जा दक्षता अभियानों को शुरू करने के लिए आवश्यक, जब ऊर्जा यहां पे दक्षता अभियान को शुरू करने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे और संस्थागत व्यवस्था को प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि हम जो है गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम जो है एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में जागरूक हों, और हम जागरूक हुए तो अब उसने इसको जो है कानूनी ढांचा दे दिया और पूरा का पूरा जो है यहां पर क्या बना दिया, संस्थागत व्यवस्था प्रदान कर दी कि भाई ऐसे ऐसे सब कुछ होगा। पूरी जो है एक सीरीज बना दी, मतलब बढ़िया तरीके से उसको मैनेज कर दिया। चलिए तो ये रहा हमारा 2001 के बारे में। चलिए इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्या हुआ था इसके अंदर। इसके अंदर क्या किया, यहां पर ब्यूरो ऑफ जो है कहां गया, इसमें जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की जो है यहां पर क्या किया, 1 मार्च 2002 को यहां पर इनको इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब इस जो है एक्ट के तहत या फिर इस जो है अधिनियम के तहत क्या किया, यहां पर इसके तहत 1 मार्च 2002 को यहां पे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसके लिए या फिर हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसे शॉर्ट में बोलते हैं BEE, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या हुआ, अब हर चीज के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होगा, ये एक ब्यूरो है, ये संस्था है, ये पूरा रिस्पॉन्सिबल होगी, ये सब कुछ जो है इंप्लीमेंट कराएगी। क्लियर है ना। तो ये जो है हमारा 2001 में हुआ। इसमें कुछ और निर्णय भी लिए गए, उसके बारे में बता देता हूं। यहां पर स्टैंडर्ड बनाए गए और लेबलिंग कराई गई। यहां पे स्टैंडर्ड की परिभाषा दी गई और लेबलिंग की परिभाषा दी गई कि भैया कैसे स्टैंडर्ड होंगे, किन किन प्रोडक्ट के लिए, कैसे किस संस्थाओं के लिए या फिर इंडस्ट्रीज के लिए क्या स्टैंडर्ड रहेंगे और उनके क्या लेबल्स रहेंगे कुछ उनके प्रोडक्ट के ऊपर, वो सारा बताया गया। उसके अलावा एनर्जी ऑडिट की व्यवस्था की गई। अब हर एक इंडस्ट्री को एनर्जी ऑडिट कराना ही होगा, तो ये हमारा एनर्जी ऑडिट की व्यवस्था की गई। उसके अलावा यहां पर बिल्डिंग कोड बनाए गए। तो बिल्डिंग कोड मतलब एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के बारे में बात कर रहा हूं। तो बिल्डिंग कोड बनाए गए, जो कि बिल्डिंग कोड जो है क्या बताते हैं, अलग अलग भवनों के लिए कोड्स की यहां पे संकल्पना करते हैं। जैसे कहां पे ज्यादा जो है हमारा बिजली कंज्यूम हो रही है या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो है एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसके लिए अलग, और जो है कम कंज्यूम हो रही है उसके लिए अलग, पूरे मानक बनाए गए यहाँ पे। तो बिल्डिंग कोड हो गए। उसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन फंड स्थापित किया गया। मतलब अब जो है ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए एक फंड का स्थापना की गई यहाँ पे, इसका मतलब यही है। उसके अलावा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसका मतलब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की यहां पर स्थापना की गई। ये तो हमने बता भी दिया आपको। उसके अलावा क्या हुआ, पेनल्टी और पनिशमेंट की भी व्यवस्था की गई थी इस फ्रेमवर्क के अंदर। ये बात क्लियर हो गई। तो 2001 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद करते हैं 2003 की बात। देखो जब 2001 में बात की गई तो पेनल्टीज और जो है हमारा
पनिशमेंट ये इनके विभाग के हाथ में नहीं था, तो इसमें जो है एक अलग विभाग जोड़ा गया जहां पर पेनल्टी और पनिशमेंट की जो है विशेष व्यवस्था है और वहां पर वो पूरा न्यायालय है, एक तरह से ये मान के चलिए। तो 2003 में जो है यहां पर ज्यूरिडिक्शन की बात की गई। उसके अलावा 2010 में जो है यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2010 की बात करें, वहां पर क्या है, इस एक्ट को क्या किया गया, संशोधित किया गया, अमेंड किया गया। तो ये अमेंडमेंट जो है हमारा 5th टॉपिक है। उसमें हम क्या है बता देता हूं ऐसे ही करके। क्या होता है उसमें 2 व्यवस्था की गई। एक तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है करते थे, तब हम बहुत ज्यादा व्यापक रूप से नहीं करते थे, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं करते थे। हमें सीधा तो पता था कि इंडस्ट्री है, इसका लोड ये है, और ये रहा हमारा घर, इसका ये लोड है। यहां पर क्या किया गया संशोधन के अंदर, यहां पर लोड को बड़ा कैटेगराइज कर दिया, थोड़ा सा वास्ट बना दिया। अब उस वास्ट जो है उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी बना के उसको अलग अलग तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बता दिया गया कि भैया किसके लिए पर्टिकुलर कौन किस लेवल में आ जाता है। एक चीज तो ये की गई। दूसरा, पनिशमेंट का जो कॉस्ट था, जो राशि थी, जो हमारी वैल्यू थी, उसको जो है इंक्रीज कर दिया और ड्रास्टिकली इंक्रीज किया। कितना, 10,000 रुपीज था, 10 लाख रुपीज रख दिया। मतलब क्या है, अब जो है बिजली का या फिर एनर्जी का आप जो है दुरुपयोग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हमारा टॉपिक हो गया हमारा 5th। अब जो है हमारा लास्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग। स्टैंडर्ड्स और लेवलिंग में हम जो है मुख्यतः क्या पढ़ेंगे, स्टार रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर स्टार रेटिंग होती है, वो पढ़ा जाएगा। ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग। स्टैंडर्ड और लेवलिंग का मतलब क्या होता है ये समझ लेंगे सबसे पहले। जैसे सबसे पहले समझेंगे स्टैंडर्ड क्या होते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि आपने कोई मानक तय कर दिए किसी प्रोडक्ट में कि इतना जो है ये हमारा एनर्जी का कंज्यूम करेगा, तो हम उसी के अनुरूप जो है उसको स्टैंडर्ड बना देंगे। ठीक है, तो अब वो स्टैंडर्ड बन गया। अब उसके ऊपर जो है हमारा कोई भी प्रोडक्ट रहेगा तो हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। और अच्छा, लेवलिंग क्या होता है? लेवलिंग का मतलब ये होता है अब उस स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर अगर हमने लेबल लगा दिया कि भाई इसके अंदर ये स्टैंडर्ड यूज किए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे जो उपभोक्ता है जिसको जो इस्तेमाल करेगा वो प्रोडक्ट को, उसे पता लग जाएगा देख के ही कि भैया ये जो है ना ये कम स्टैंडर्ड का है, ये हाई स्टैंडर्ड का है। चलिए तो हम पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स आर प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस prescribing the energy performance and प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो है वो क्या करते हैं, प्रोसीजर्स हैं और रेगुलेशंस है। मतलब स्टैंडर्ड क्या है, हमारे एक प्रोसीजर है, मतलब इस विधि से जो है इसको जो है हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। और दूसरा रेगुलेशंस है कि भैया ऐसा है, इसको रेगुलेट करते हैं इसके माध्यम से। और प्रिस्क्राइबिंग द एनर्जी परफॉर्मेंस, जो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, एनर्जी की परफॉर्मेंस को प्रिस्क्राइब करते हैं ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के लिए। तो मतलब इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझें कि किसी प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को बताने के लिए, किसकी कौन सी परफॉर्मेंस, एनर्जी परफॉर्मेंस को बताने के लिए एक रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स जो हैं जो तय किए गए हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड बोलते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए इसे हिंदी में और देख लेते हैं। ऊर्जा दक्षता मानक उत्पाद के ऊर्जा प्रदर्शन को निर्धारित करने वाली प्रक्रियाएं और नियम है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊर्जा दक्षता मानक जो है वो क्या है, किसी उत्पाद के ऊर्जा प्रदर्शन को निर्धारित करने वाली प्रक्रियाएं तथा मानक है। इसका मतलब ये समझते हैं कि भैया ऐसा है कि स्टैंडर्ड हमने वो बोले जो क्या करते हैं, जो हमारे प्रोसीजर और रेगुलेशंस को बताते हैं कि भैया यहाँ पर जो है हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें जो है क्या प्रोसीजर और क्या जो है रेगुलेशंस इस्तेमाल किए गए हैं। तो वहां से हमें पता लग जाता है कि इसका एफिशिएंसी स्टैंडर्ड कैसा है। अच्छा, हाई एफिशिएंसी स्टैंडर्ड होगा तो उसके प्रोसीजर रेगुलेशंस थोड़ा हाई होंगे। इसका मतलब है हम इनके आधार पर किसी भी प्रोडक्ट को हम क्या है, हाई स्टैंडर्ड का और लो स्टैंडर्ड का रख सकते हैं। चलिए तो ये हो गया। दूसरा हमारा है लेवल। लेवल को हम कैसे, लेवल हमें क्या बताता है, देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी लेवल आर इंफॉर्मेटिव लेवल। ये क्या होते हैं, एक इंफॉर्मेटिव लेवल होते हैं एफिक्स टू प्रोडक्ट्स। मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट पे लगाए जाते हैं, चिपकाए जाते हैं टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स एनर्जी परफॉर्मेंस। मतलब जो कि प्रोडक्ट की एनर्जी परफॉर्मेंस को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो यहां पर ये जो है एक क्या किया, लेवल लगा दिया।
एनर्जी परफॉर्मेंस को दिखाने का, और यहाँ पर क्या है स्टैंडर्ड और प्रोसीजर जो है ये रेगुलेशन जो है ये सेट कर दिए गए कि भैया ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट किस स्टैंडर्ड का है, और यहाँ पर क्या है वो स्टैंडर्ड दिख जाए उसके लिए एक प्रोडक्ट के ऊपर क्या किया, कुछ चिपका दिया जिस पर लिखा हो कि भैया इसमें क्या स्टैंडर्ड यूज किए गए हैं। लेकिन इन दोनों को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे वो आगे देखेंगे, उससे पहले हिंदी में देखते हैं। ऊर्जा दक्षता लेवल उत्पादों के ऊर्जा प्रदर्शन की वर्णन करने के लिए उत्पादों पर लगाए गए सूचनात्मक लेवल है। मतलब क्या हुआ, ऊर्जा दक्षता लेवल जो है वो क्या है, सूचनात्मक लेवल है जो क्या करते हैं, जो हमारे जो है ऊर्जा प्रदर्शन का वर्णन करते हैं और जिसको यह उत्पादों पे लगाया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हमारा लेवल हो गया और ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड। अच्छा, इन दोनों के माध्यम से अब हम क्या करें, हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट या लेवल बनाएं जिसमें कि आसानी से जो उपभोक्ता है जो कि हमारे उस अप्लायंसेस को इस्तेमाल करते हैं उनको ये पता लग जाए कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये हाई स्टैंडर्ड का है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी पता लग जाए उसको। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे स्टार रेटिंग। तो हमने जो हमारा बीई है, BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने क्या किया, स्टार रेटिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया। उसमें क्या किया गया, स्टार रेटिंग का ये इस तरह का लेवल लगा के रखेंगे और उस पे ये स्टार बना देंगे कि भाई ऐसा है, 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक के बीच में हम सारे प्रोडक्ट को बांट देंगे। ठीक है, अब ये सारे प्रोडक्ट 1 स्टार से 5 स्टार में, अब जब आप मार्केट में जाएंगे तो क्या करेंगे, आप देखेंगे भैया ऐसा है 3 स्टार वाला लेना है कि 5 स्टार वाला लेना है, 1 स्टार तो बिल्कुल नहीं लेना है। तो ऐसे अप्लायंसेस अपने आप बंद हो गए बिकना जिनका जो है स्टार रेटिंग कम था। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि 1 स्टार रेटिंग वाला ज्यादा ऊर्जा की खपत करता था, कम एफिशिएंट था, और जो 5 स्टार का है वो जो है ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, वो जो है कम एनर्जी का उपयोग करके भी जो है ज्यादा जो है हमें आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पर जो है इस तरह का एक लेबल लगा दिया गया अलग अलग अप्लायंसेस पे, जैसे कि ये रेफ्रिजरेटर के ऊपर लगा होता है, एयर कंडीशनर के ऊपर लगा होता है। तो इसी को जो है स्टार रेटिंग बोलते हैं। समझते हैं इसके अंदर क्या है स्टार रेटिंग। इट इज अ सिस्टम इनिशिएटेड बाय BEE। तो BEE मतलब BEE मतलब ये क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, टू डिटरमाइन एनर्जी को डिटरमाइन करने, एनर्जी की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ऑफ एन अप्लायंस, किसी अप्लायंस की क्या एनर्जी एफिशिएंसी है उसको कैसे पता करें, इसको पता करने के लिए BEE ने स्टार रेटिंग का कॉन्सेप्ट दिया, ये हमारा सिस्टम बनाया। ठीक है, दे आर रेटेड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 स्टार। इसमें जो है क्या होता है, स्केल होती है 1 से लेके 5 स्टार के बीच में। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। यह एक उपकरण की ऊर्जा दक्षता निर्धारण करने के लिए BEE द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली है। तो BEE के द्वारा क्या है, एक शुरू की गई एक प्रणाली है जिसमें क्या है 5 स्टार के मानक पे रेट किया जाता है, तो 5 स्टार वगैरह दिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास स्टार रेटिंग। अच्छा, एक चीज और, तो ये इस तरह का फोटो बनाएंगे और ये सब बातें लिखेंगे। अब हमारा एक आता है कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर स्टार रेटिंग जो है आती है। तो बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट हैं, जैसे रेजिडेंशियल प्रोडक्ट हो गए, हमारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट हो गए, या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए उनके ऊपर, या फिर जो है प्रकाश या जो हमारा जो है लाइट वगैरह सिस्टम है उनके ऊपर आते हैं। उसके बाद डेटा जो केबल्स वगैरह आती है, डेटा सेंटर्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, इन सब के ऊपर जो है स्टार रेटिंग दी जाती है। इन सब के बारे बारी बारी आप लिख सकते हैं, सारा का सारा स्टार रेटिंग के बारे में कंप्यूटर। इस तरह से स्टूडेंट हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युतीय आपूर्ति प्रणाली और मोटर। तो विद्युत आपूर्ति प्रणाली जो है या फिर इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम है क्या, मतलब ये को समझो, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है, पावर जनरेशन यूनिट से। जहां से पावर जनरेट हो रही है वहां से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, मतलब तारों के माध्यम से, जिसे ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, वहां से आती है किसी एक सब स्टेशन के पास, और वहां उस स्टेशन पे क्या होता है, वहां ट्रांसफार्मर लगा होता है। फिर वहां से जो है उसका जो है रूप परिवर्तित करके, मतलब वहां पे या तो स्टेप अप करेंगे या स्टेप डाउन करेंगे, वोल्टेज कम करेंगे या वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो वहां से जो है फिर आगे ट्रांसमिशन लाइन होते हुए सीधे हमारे घरों तक या हमारी कंपनियों तक, यहाँ जो हमारे
अप्लायंसेस लगे हुए वहां तक पहुंचती है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहला हमारा यह देखें कौन कौन से टॉपिक है सिलेबस के अंदर। तो देखेंगे पहले यहाँ पर पहला है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। तो पहला है हमारा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, इसका मतलब है हिंदी में बोले तो विद्युत आपूर्ति प्रक्रम के प्रकार। तो यहां पर सप्लाई सिस्टम के प्रकार पढ़ेंगे, बेसिकली दो ही होते हैं। चलिए आगे बढ़े। सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब यहाँ पे एकल यहाँ लाइन आरेख या फिर एकल परिपथ आरेख। अच्छा, ये एकल परिपथ आरेख बनाए किस लिए जाते हैं मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि भैया ऐसा है ना, जनरली आप देखो ना लाइन डायग्राम बहुत मतलब परिपथ जो होता है हमारा, जो हमारा लाइन सिस्टम होता है, तो वो डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है क्योंकि इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस गई हैं। तो एकल परिपथ आरेख के माध्यम से हम उसको सिंपल करेंगे। जो भी अप्लायंसेस लगे हैं फालतू के उन्हें हम जो है डायग्राम में दिखाएंगे ही नहीं, और वहां पर बहुत नॉर्मल रखेंगे, सब कुछ बिल्कुल सिंपल रखेंगे। तो वही होता है एकल लाइन डायग्राम, बताएंगे अभी, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट है हमारा लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या लॉसेस हैं, तो वो लॉसेस किस लिए होते हैं। देखो लॉसेस तो हर जगह, कभी भी पावर सप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस तो होगा। तो या फिर कुछ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉसेस हो, या फिर किसी भी तरीके से, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। वैद्युत शक्ति वितरण प्रणाली में हानियां, तो जो हानियां होंगी उसके बाद दो हानियां मूलतः होती हैं, आगे बात करेंगे। उसके अलावा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल बिल, इलेक्ट्रिकल बिल के साथ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। मतलब ये हुआ वैद्युत बिल की जो है समझ रखेंगे कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिकल बिल जनरेट होता है। एक हमारा फिक्स कॉस्ट होती है, एक हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो चार्ज होते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ टॉपिक हो गया। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे पूरा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, मतलब परिणामित्र को बोलते हैं ट्रांसफार्मर को, परिणामित्र हिंदी में बात करते हैं, और वैद्युत मोटर हिंदी में ही बोलेंगे इलेक्ट्रिक मोटर को, ठीक है। तो ये हमारे जो है हमारा सिलेबस हो गया, टॉपिक्स हो गए। अब देखेंगे पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है हमारा, यहाँ पर पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। अब इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम जो है उसके प्रकार के बारे में बात करनी है। अब प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए दो तरह से हम सप्लाई करते हैं। एक लीनियर पावर सप्लाई सिस्टम होता है और एक होता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई सिस्टम, एसएमपीएस शॉर्ट में बोलते हैं। अच्छा, लीनियर पावर सप्लाई सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं रेखीय शक्ति आपूर्ति, रेखीय शक्ति आपूर्ति। और दूसरा स्विच मोड पावर सप्लाई सिस्टम क्या बोलते हैं, स्विच मोड शक्ति आपूर्ति, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा दो बेसिक टाइप, दो हमारे बेसिक टाइप हो गए किसके, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, या फिर पावर सप्लाई की बात ना करें, यहाँ पे सीधी सी बात करें, यहाँ पर सप्लाई सिस्टम की बात करें। तो दो तरह के सप्लाई सिस्टम हो गए। अच्छा, अब क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट आउटपुट नेचर। अच्छा, इनपुट आउटपुट नेचर के बेस्ड पे हमारे पास और भी ऑप्शन है। पहले ही बोले इनपुट आउटपुट प्रकृति पर आधारित और भी हैं, तो कितने हैं, चार हैं। कौन कौन से, एसी से डीसी को जो है सप्लाई सिस्टम में, सप्लाई सिस्टम का मतलब ये हुआ जो हम सप्लाई कर रहे हैं एसी को डीसी में बदल रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब ये जो हम एसी से डीसी करेंगे उसको जो है किससे करेंगे, रेक्टिफायर की हेल्प से। तो रेक्टिफायर की मदद से जो है एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, एक हो गया। दूसरा हमारा है एसी टू एसी। अगर हमें एसी टू एसी पावर सप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, साइक्लोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, साइक्लोमीटर, ये साइक्लो कन्वर्टर, क्या बोलेंगे, साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। उसके अलावा डीसी टू एसी ट्रांसफर करेंगे। तो डीसी टू एसी अगर पावर सप्लाई कर रहे हैं तो आपके घरों में भी हो रहा है। इन्वर्टर के अंदर क्या हो रहा है, इन्वर्टर के अंदर क्या हो रहा है, डीसी पावर सप्लाई को किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, एसी के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया इन्वर्टर। उसके अलावा डीसी टू डीसी करेंगे तो इसे लीनियर रेगुलेटर के माध्यम से करते हैं, तो लीनियर रेगुलेटर या फिर रेखीय रेगुलेटर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास चार। ये हमारे किस बेसिस पे हैं, इनपुट आउटपुट की नेचर के आधार पर, ठीक है। अच्छा देखें, अब उसके बाद डीसी टू डीसी जो है ये भी चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है बक कन्वर्टर, दूसरा होता है बूस्ट कन्वर्टर, तीसरा होता है बक बूस्ट कन्वर्टर, उसके बाद होता है कुक कन्वर्टर। तो सब जो है हिंदी में सेम नाम है, बक बूस्ट यहाँ पर है, कुक कन्वर्टर है, और बूस्ट कन्वर्टर है, और बक कन्वर्टर है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा, ये है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। कुछ नहीं, मूलतः दो प्रकार के होते हैं, लीनियर पावर सप्लाई और दूसरा है स्विच मोड पावर सप्लाई। अच्छा, लीनियर में बता दें आपको, लीनियर का मतलब है यहां पर जो है पावर जो है लीनियर वे में बह रही है। मतलब ये हुआ यहां पर जो है सीधे सीधे कनेक्शन हो रहे हैं, तो रेखीय शक्ति आपूर्ति हम कर रहे हैं। दूसरा हमारा स्विच मोड है, यहां पर स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं।
कम ज्यादा जो भी करना है, उसके अलावा जो है किसी को ऑन ऑफ भी करना है, तो ये स्विच मोड पावर सप्लाई सिस्टम होता है। उसके अलावा ये हमने पूरी बात कर ली। तो इस तरह से हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। पहला टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल लाइन डायग्राम, एकल जो है परिपथ आरेख। तो एकल परिपथ आरेख को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो एकल परिपथ आरेख या सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, एकल परिपथ आरेख क्या होता है। देखें इसमें क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम। ये पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो पावर सिस्टम के बारे में मैंने बात की थी, क्या हो रहा है, हमारी ट्रांसमिशन लाइन आ रही, तो सबसे पहले जनरेशन से स्टार्ट हुआ, जहां पे जनरेट हुआ पावर प्लांट के अंदर, कहां पे, या फिर थर्मल पावर प्लांट होगा, या फिर हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होगा, या फिर हमारा और कोई पावर प्लांट हो सकता है, हाँ स्टीम पावर प्लांट्स, या फिर जो है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत सारे पावर प्लांट है। उन पावर प्लांट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होगी हमारी। तो उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बाद जहां जहां तक हमारी लाइनें गई हैं वो सारा लाइन डायग्राम से दिखाएंगे। अच्छा वैसे घरों में भी जो अच्छे घर बने हुए हैं उनके घरों में भी क्या हो रहा है, एक वो है बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर एक डायग्राम बना होता है, वो भी पूरा सिंगल लाइन डायग्राम होता है। उसमें भी कोई खास बातें नहीं, सिंपल सिंपल जहां जहां कनेक्शन होता है वो पूरा दिखाते हैं। वैसे ये भी है, सिंगल लाइन डायग्राम है। क्या करेंगे, यहाँ पर मोटी मोटी जो भी चीजें हैं वो रखेंगे, बाकी सारी चीजें नहीं दिखाएंगे डायग्राम के अंदर, और मेन मेन बातें लिख देंगे। जैसे कि हमने जो है ट्रांसफार्मर दिखाया था वो तो दिखाएंगे उसको डायग्राम के माध्यम से। तो सिंपल डायग्राम के माध्यम से सीधा रिप्रेजेंटेशन है, उसी को बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, सीधी सी बात। अच्छा देखें तो सिंगल लाइन डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम, पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, और यूजिंग द सिंपल सिंबल, तो ये सरल जो है सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट के लिए सरल जो है सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा है बहुत सारे सिंबल का इस्तेमाल करके बहुत सारे जो कंपोनेंट है उनको दिखाएंगे ही नहीं, सीधा सीधा रखेंगे। ठीक है, चलिए एकल परिपथ आरेख प्रत्येक घटक के लिए एक सरल प्रतीक का उपयोग करता है। ठीक है, और शक्ति प्रणाली को प्रदर्शित करता है। चलिए ये हो गया हमारा ये एकल परिपथ आरेख की थियोरी। तो आप देख लीजिएगा, आप थोड़ा सा रिवाइज ही कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, ये हमारा जो है कोई सिंगल लाइन डायग्राम है, ये एकल परिपथ आरेख अजीब सा है, कॉम्प्लिकेटेड है, समझ लेते हैं बहुत जल्दी से। ये हमारा है जी बना हुआ है और एक तरह का सिंबल बना हुआ है, इसको बोलते हैं जनरेशन यूनिट। तो ये जनरेशन यूनिट है, यहाँ पर जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, यहां से लाइन के माध्यम से गई एक पर्टिकुलर सब स्टेशन के अंदर, और ये सब स्टेशन है, इसको बोलते हैं सब स्टेशन 1। और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बड़ा सा, बहुत बड़ा, या बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। अब इस ट्रांसफार्मर में जो है क्या हो रहा है, 10 किलोवाट, यहाँ पे 10 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है यहाँ पर 400 किलो वोल्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, कम से ज्यादा किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर स्टेप अप करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पर लिखा है ट्रांसमिशन लाइन, और ये ट्रांसमिशन लाइन कितने वोल्ट की है, यहाँ पर 400 किलो वोल्ट की है। 400 किलो वोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन गई दूसरे सब स्टेशन तक, और दूसरे सब स्टेशन पे जाके वहां 400 किलो वोल्ट को 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, 400 किलो वोल्ट को 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारी 33 किलो वोल्ट की लाइन बन गई। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांसफार्मर क्या था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था। यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया, यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया। अच्छा, यहां से जो 33 किलो वोल्ट है ये हमारी कहां गई, कुछ तो जो है हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है जो 33 किलो वोल्ट का कनेक्शन ले रखा है उनके पास पहुंच जाएगा। उसके अलावा जो भी बचा तो आगे पहुंचेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है आगे ट्रांसमिट हुई तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन सेकेंड। तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन सेकेंड में जाने के बाद यहां से जो एक ट्रांसफार्मर यूनिट लगा होगा, वहां एक सब स्टेशन होगा, वहां पे सब स्टेशन 3 में क्या हो रहा है, 33 किलो वोल्ट को किसमें 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करके छोटी जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उनको ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद उसका कनेक्शन आगे जाएगा, फिर एक सब स्टेशन 4 होगा। अब सब स्टेशन 4 में क्या होगा, 11 किलो वोल्ट को 6 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी उसमें से कुछ जो है स्मॉल इंडस्ट्री में पहुंच जाएगी। और जो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इंडस्ट्री मतलब यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ मीडियम इंडस्ट्री को पहुंचेगी और यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री को पहुंचेगी। स्मॉल इंडस्ट्री को पहुंचने के बाद फिर और आगे ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ही अगले जो है सब स्टेशन को पहुंचेगी, सब स्टेशन 5। और यहाँ सब स्टेशन 5 में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये भी क्या कर रहा है, 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है किसको, 6 किलो वोल्ट को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो पहले वाले में स्टेप अप, बाकी सब में जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब हमारा
400 वोल्ट में आ जाएगा तब हमारे घरों में सप्लाई होगी, ठीक है। तो ये या फिर एक और ट्रांसफार्मर लगा होगा जो कि घरों में सप्लाई करने से पहले लगा होता है, वहां पर हमारे जो यूज के हिसाब से यहां पर जो है पूरा का पूरा सप्लाई कर देगा। तो ये रहा पूरा सिंगल लाइन डायग्राम, मतलब एकल परिपथ आरेख, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम बनाना है कुछ थ्योरी लिखनी है, काम हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में क्या क्या लॉस हो सकते हैं? दो प्रकार के मूलतः लॉस होते हैं वैद्युत शक्ति वितरण में। हानियां जो है, पहली होती है टेक्निकल लॉसेस। ये टेक्निकल लॉसेस जो है वो कौन कौन से होते हैं? ये तकनीकी हानियां होती हैं। दूसरी होती है नॉन टेक्निकल लॉसेस। नॉन टेक्निकल लॉसेस यहां पर लिख देता हूं, यहां पे नॉन टेक्निकल लॉसेस, ठीक है। नॉन टेक्निकल लॉसेस का मतलब है गैर तकनीकी हानियां, हिंदी में समझ लेना। तो गैर तकनीकी हानियां और यहां पे तकनीकी हानियां। तो तकनीकी हानियां फिर दो प्रकार की होती हैं। पहला है स्टैटिक टेक्निकल लॉसेस, स्थायी तकनीकी हानियां। अच्छा, ये तो स्थायी रहेंगे ही रहेंगे, जब तक ट्रांसफार्मर चलेगा तब तक बू की आवाज आती रहेगी, मतलब यहाँ पे वाइब्रेशन और जो वॉइस है और जो साउंड है वो जो है आती रहती है। तो ये हमारे स्टैटिक टेक्निकल लॉसेस में आ जाता है। जो लॉस है वो इस फॉर्म में आ जाते हैं उस समय। चलिए दूसरा है वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस, मतलब परिवर्तनीय तकनीकी हानियां। अच्छा, परिवर्तनीय तकनीकी हानियां वो होती हैं जो कि बदलती रहती हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि दो कनेक्शन किस तरह से लगे हुए हैं। अगर वहां पे कोई रेजिस्टेंस है तो यहां पर लॉस होगा ही होगा। तो यहां पर वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस और दूसरा हमारा स्टैटिक टेक्निकल लॉसेस या फिर बोलेंगे स्थायी तकनीकी हानियां। और इन दोनों हानियों के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारी किस में आती है? टेक्निकल लॉसेस में आती है। अच्छा, एक चीज और, टेक्निकल लॉसेस 22.5 टेक्निकल लॉसेस जो है वो 22.5% के आसपास होते हैं हमारे किसी भी जो है वैद्युत जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या वैद्युत शक्ति वितरण में। जो टेक्निकल लॉसेस होते हैं वो 22.5 के आसपास होते हैं, 30 तक पहुंचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नॉन टेक्निकल लॉसेस ये हमारे जो अलग तरह के टेक्निकल लॉसेस हैं, इनके बारे में इतना ही समझिए कि बस ये नॉन टेक्निकल है, मतलब ये गैर तकनीकी हैं और ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उन कार्यों की वजह से आते हैं जो कि तकनीकी कार्य नहीं है, ठीक है। बस इतना ही। चलिए, तो 3 टॉपिक हमारे पास हो गए इस चैप्टर के। अब देखते हैं 4th टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल बिल। ये हम करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल बिल। इलेक्ट्रिकल बिल का मतलब वैद्युत बिल। इलेक्ट्रिकल बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत बिल बोलते हैं। अब वैद्युत बिल का मतलब यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है? वैद्युत बिल के बारे में हमें ये देखना है कि भाई कौन कौन से तरह के वैद्युत बिल होते हैं, क्या क्या चार्जेस होते हैं। देखिए, वैद्युत बिल में सीधी सी बात यह है कि हमारे घरों में यूज होने वाले बिल अलग आते हैं, या फिर इंडस्ट्री है तो उसके लिए बिल अलग अलग तरह के आएगा। तो अब हम देखते हैं उसमें होता क्या है। उसमें होता है फिक्स कॉस्ट, एक तो स्थिर कीमत होती है, दूसरा हमारा रनिंग कॉस्ट, मतलब यहाँ पे चल कीमत होती है। तो स्थिर कॉस्ट हो गई, मतलब फिक्स कॉस्ट हो गई, और दूसरा रनिंग कॉस्ट हो गई। अच्छा, फिक्स कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट जो दोनों ही जो है यहाँ पर बिल के अंदर जुड़ के आते हैं। तो फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? वो कॉस्ट होती है जो कि ट्रांसमिशन के दौरान हमारे घर तक पहुंचाने के दौरान उन्हें पोल खंबे जो भी हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए हमें चीजें इस्तेमाल करी उन्होंने, उसकी एक उन्होंने फिक्स कॉस्ट तय कर दी। अब वो धीरे धीरे करके हमारे बिल के अंदर जो है जुड़ के आती है, ठीक है। आगे दूसरा देखते हैं रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट का मतलब जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम खर्च कर रहे हैं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, वही हमारी जो है एक रनिंग कॉस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो दोनों कॉस्ट जो है मिला के हमारा बनता है बिल, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास बिल के लिए बनाने के लिए जो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? हमारा होता है C इक्वल्स टू AX प्लस BY प्लस D। C इक्वल्स टू AX प्लस BY प्लस D। अब यहाँ पे X क्या है और Y क्या है बता देते हैं। X जो है हमारी डिमांड की कॉस्ट, जो यहाँ पे डिमांड कितनी डिमांड हमारी उसकी कॉस्ट है, और Y क्या है हमारा पर इलेक्ट्रिक कंजप्शन की कॉस्ट है। मतलब क्या हुआ, अगर हमने कोई कनेक्शन ले रखा है 1 किलोवाट का, तो 1 किलोवाट का कनेक्शन के लिए हमारा X की वैल्यू हो जाएगी 1। 2 किलोवाट कनेक्शन ले रखा है तो हमारा 2 हो जाएगा। तो पर किलोवाट कितना जो है डिमांड है वो हमारा X है, उसकी कॉस्ट। और उसके बाद Y क्या है हमारा? Y हमारे पास यहाँ पर क्या है? Y हमारी वैल्यू है, कितना हमने यूनिट खर्च कर दिया, ये हमारा Y है मतलब यहाँ पर। और D क्या है हमारा, और बताएंगे A क्या है और B क्या है, ठीक है। A हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट है, किसकी? डिमांड की कॉस्ट। मान लीजिए क्या किया, 1 किलोवाट कनेक्शन पे 100 रुपए रख दिए गए, ये हमारा फिक्स चार्ज, ये तो हमारा चार्ज लगेगा। अगर आपका डिमांड बढ़ता है तो 60 रुपए पर किलोवाट जो है आपको अलग से देने पड़ेंगे। तो अगर 2 किलोवाट कनेक्शन हो गया तो 120 रुपए हो गए ना। तो ये हमारा A है,
ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितने रुपए पर यूनिट आ रहा है, वो हमारा बी हो जाएगा, मतलब पर किलोवाट कितना जो है चार्ज चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बी वाई जो है इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज की बात कर रहा है, ये हमारे ए एक्स जो है हमारी डिमांड की बात कर रहे हैं, डिमांड के चार्ज की बात कर रहे हैं, कितने का डिमांड है। चलिए, हमने एसी लगा रखा है, 3 किलोवाट का हमारा कनेक्शन है, तो फिर हमारे यहाँ पर ये डिमांड जो है 3 किलोवाट के हिसाब से होगी। तो उसके बाद डी हमारा क्या, ये हमारा फिक्स कॉस्ट है, डी क्या हमारा फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट जो है हमारी वो डी है, मतलब यहाँ पे स्थिर कीमत, तो डी तो लगनी ही लगनी है, चाहे हमें इलेक्ट्रिसिटी हमें यूज करें या ना करें, डी कॉस्ट तो हमारे साथ हमेशा आएगी हमारे पास, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर जो है हमारी जो बिल है वो किन किन चीजों पे निर्भर करता है, ठीक है, कहाँ निर्भर करता है। तो पहला है टाइप्स ऑफ लोड, लोड कैसा है, लोड हमारा एक ज्यादा है कम है उस हिसाब से भी और हमारा बिल जो है हाँ उसके हिसाब से भी बिल का निर्धारण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड के आधार पर भी जितना ज्यादा डिमांड होगी बिल उतना बढ़ता जाएगा। उसके बाद टाइम ऑफ डिमांड, अच्छा ऐसा है आपकी इंडस्ट्री लगी है, कोई आपके इंडस्ट्री के को आपको एक्स्ट्रा लोड चाहिए और वो है हमें डिमांड बढ़ानी है, और वो डिमांड अगर हम बढ़ाएंगे तो अगर ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाना पड़ा तो जो है डिमांड बढ़ने की वजह से हमारा बिल बढ़ जाएगा। चलिए, लोड पावर फैक्टर, ये हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए कुछ कनेक्शंस लगाने पड़ते हैं, इस वजह से भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉस्ट है जो हमारा बिल है वो भी बढ़ के आ सकता है। अच्छा, उसके बाद अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड, अच्छा अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज का मतलब ये हुआ कि भाई एनर्जी हम कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी तो कीमत देनी पड़ेगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये होगा। और सस्ती करनी है तो अगर हमें देखो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और लंबे समय तक जरूरत है, जाहिर सी बात है बिजली का जो कॉस्ट होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट होगा वो कम से कम आएगा, तो पर यूनिट वहां पे कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। और लेकिन वही हमें कितना चाहिए, बहुत 100 यूनिट चाहिए और उसके लिए बिल तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से अलग अलग प्रदेशों में वहां क्या हो रहा है, वहां पर वो कुछ मिनिमम चार्ज के हिसाब से जो है फ्री कर रहे हैं या फिर जो है उसका कुछ कम से कम चार्ज ले रहे हैं, मॉडरेट के लिए और हाई के लिए ज्यादा चार्ज ले रहे हैं, ये घरों के लिए कर रहे हैं, तो ये वहां से जो है वो वेरिएबिलिटी आ जाती है, तो इस तरह से हमारा बिल जो है हमारा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे एक और बात है, 1 यूनिट जो है 1 kWh, यहाँ पे kWh का मतलब होता है किलोवाट घंटा, समझ रहे ना बात, तो किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक मीटर 1 किलोवाट मतलब ये हमारा पावर 1 किलोवाट पावर 1 घंटे तक इस्तेमाल करता है, तो वो हमारा 1 यूनिट कन्वर्ट करता है। मान लीजिए एक मोटर चला रहे हैं हम, अब मोटर चलाया वो 1 किलोवाट की है, अब 1 किलोवाट की मोटर को हमने 1 घंटे तक चलाया तो 1 यूनिट बन के आएगा, सीधा सीधा बात है। तो यही हमारा किलोवाट घंटा है, ठीक है। आगे देखते हैं एमएमसी, एमएमसी क्या है, मंथली मिनिमम चार्ज। अच्छा, मंथली मिनिमम चार्ज इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अपना घर बंद करें, ताला लगाएं और 2-3 साल के चले गए, पर मंथ चार्ज जो है आपका बिजली का वो आपका आता रहे, जब तक कनेक्शन लगा है तब तक आएगा। इसका मतलब है ये जो है हमारा मंथली मिनिमम चार्ज, ये हमारा जो पर मंथ आते ही रहते हैं, तो एमएमसी जो है यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल बिल में यही तक, और आगे देखते हैं हम जो है इलेक्ट्रिकल जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यह एक पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। चलिए, दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन 2 और मोर सर्किट, यह जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 2 या 2 से अधिक सर्किट तक ट्रांसफर करती है, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं, यह एक निष्क्रिय विद्युत उपकरण है जो कोई ऐसा कहीं मूवेबल नहीं है, निष्क्रिय मतलब फिक्स है, जो 2 या 2 से अधिक सर्किटों के बीच विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित करता है, जो 2 या 2 से अधिक विद्युत ऊर्जा को, मतलब 2 या 2 से अधिक सर्किटों को विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफर करता है, मतलब जो विद्युत ऊर्जा है वो ट्रांसफर करती है, किसको ट्रांसफर होती है, वो हमारी 2 या 2 से अधिक जो है सर्किटों में ट्रांसफर होती है और यह स्थानांतरित होती है, सीधी सी बात ये है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा एक उपकरण हो गया जिससे कि अगर हमारा कनेक्शन घर तक लाना है तो हमारे आसपास के सारे घरों को उसी ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होके इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त करनी होगी। इसका मतलब यही हो गया, सीधी सी बात है ना, इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से वो 2 या 2 से अधिक सर्किटों में ट्रांसफर कर दे रहा है। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पर जो है हमारे लॉसेस कौन कौन से। अच्छा, वैसे टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप जो है हमारा ट्रांसफार्मर या हिंदी में बोले परिणामित्र, इसके जो है टाइप दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप टाइप और दूसरा होता है स्टेप अप और एक दूसरा होता है स्टेप डाउन। अच्छा, ये बेसिक बता रहा हूं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब हो गया कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो है संख्या जो है हमारी प्राइमरी 2 वाइंडिंग होंगी ना, अब प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसमें कम जो टर्न होंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा जो है टर्न होंगे, मतलब ये हुआ
सेकेंडरी वाइंडिंग में पतला तार और बहुत ज्यादा चक्कर, तो इस तरीके से बना, तो क्या होगा, स्टेप अप बन गया, ठीक है। अच्छा, और अगर जो है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जो है पतले तार टर्न कर दिया गया है और उसको दूसरी वाइंडिंग में ट्रांसफर करना है, तो क्या करेंगे, जो हमारी दूसरी वाइंडिंग है उसमें जो है मोटे तार लगा दिए, मतलब कम टर्न कर दिए। तो जिसमें ज्यादा टर्न होंगे, जितना ज्यादा जो है तार जो है हमारा टर्न ज्यादा लिया होगा, वहां से जो है कम टर्न की तरफ जो अगर ट्रांसफर होता है स्टेप डाउन हो जाएगा। तो यहां पर दो ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप का मतलब क्या हुआ, यहां पर वोल्टेज को इंक्रीज करना, स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज को गिराना, सीधा सा बात है। चलिए तो आगे देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या क्या लॉसेस है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर, परिणामित के लॉसेस। तो यहाँ पर दो तरह के लॉस होते हैं, एक होता है कॉपर लॉस मतलब ताम्र हानियां, और दूसरा होता है हमारा आयरन लॉसेस मतलब लौह हानियां। अब ताम्र हानियां और लौह हानियां का मतलब ये सीधा सीधा है, ताम्र का मतलब तांबा, ये कहां लगा होता है, अंदर जो है, ये जो है हमारा वाइंडिंग के अंदर, अच्छा वाइंडिंग के अंदर लगा होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर वहां पर रेजिस्टेंस में लॉसेस हुआ, मतलब इसी की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेस हुआ, तो वो हमारा कॉपर लॉसेस में आ जाएगा। तो वाइंडिंग के अंदर लॉसेस होगा तो कॉपर लॉस होगा। अच्छा, ताम्र हानियां जो है हमारा, ये हमारा जो होती है वो हमारा जो है उसके अंदर हमेशा ही होती हैं, ठीक है। अच्छा, आयरन लॉसेस क्या होता है, लौह हानियां कौन सी होती हैं, लौह हानियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एडी करंट मतलब भंवर धारा हानियां, दूसरा है हमारा हिस्टेरेसिस, और ये हमारा शैथिल्य बोलते हैं इसको हिंदी में, हिस्टेरेसिस लॉसेस या फिर शैथिल्य हानियां। तो ये हमारा आयरन लॉसेस हो गए। यहां पर विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दूसरा जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, यही जो है यहाँ पर क्या करता है, आयरन लॉसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ लिया आपने। अच्छा, आयरन लॉसेस में विद्युत वाहक बल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसके अलावा दूसरा हमारा मैग्नेटिक जो फोर्स है, वो दोनों ही जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयरन लॉसेस के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में आपको एनर्जी सेविंग के टिप्स चाहिए, क्या होगा ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण के उपाय। देखो भाई, कूलिंग करते रहिए, उसमें ऑयल वगैरह डाल के कूलिंग करते ना, तो ऑयल प्रॉपर वहां पे फिलिंग करते रहिए, शीतलन उसका करते रहिए, तो जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है लॉसेस नहीं होंगे। दूसरा हमारा कनेक्शन, जोड़ जो है ढंग से लगाएंगे तो वहां पर स्पार्किंग नहीं होगी और वहां पर जो है रेजिस्टेंस की वजह से लॉस नहीं होगा। उसके अलावा रेटेड लोड जितना ही रिक्वायर्ड है उस ट्रांसफार्मर के लिए उतना ही उसको दें, उससे अधिक लोड करेंगे तो वो हीट अप होगा और इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा जो है लॉसेस होगी, मतलब एनर्जी का लॉस होगा। उसके बाद है सर्विसिंग, प्रॉपर सर्विसिंग करते रहे ट्रांसफार्मर की, जिससे कि जो है उसके अंदर क्या होगा, लॉसेस नहीं होंगे, और तो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन प्रॉपर हो पाएगा, मतलब ऊर्जा संरक्षण अच्छे से हो जाएगा। यहां देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो है प्राइमरी कॉइल हो गई, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल होगी। अगर हम इधर से देखें तो यहाँ हमारा ज्यादा कम टर्न है और इसमें ज्यादा टर्न है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर उधर उस तरफ से देखें तो यह ज्यादा टर्न है और कम टर्न को ट्रांसफर करेगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफर होगा। अच्छा, एक चीज खास बता, ट्रांसफार्मर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो म्यूचुअल जो है इंडक्शन के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर ट्रांसफार्मर में जो है इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है, ठीक है, हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर मतलब वैद्युत मोटर। अच्छा, वैद्युत मोटर की बात करें तो सीधे सीधे समझ में आता है, अच्छा वो वाली मोटर जो घरों में लगी होती है। देखो, वैद्युत मोटर का मतलब ये हुआ कि उसका वो पार्ट जिसमें जो है वाइंडिंग होती है उसी को मोटर बोलते हैं, और बाकी तो वो पंप है। तो पंप के बारे में तो बात नहीं हो रही, किसके बारे में बात हो रही है, मोटर के बारे में। तो मोटर क्या करता है, मोटर के अंदर आप देखा होगा एक चलने वाला पार्ट होता है और अंदर मूव करता है, आर्मेचर बोलते हैं उसके अंदर, बाकी वाइंडिंग होती है उसकी आउटर पेरिफेरी पे। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर जो हमारा आर्मेचर है उस पर वाइंडिंग हो जाए और आउटर पेरिफेरी पे जो है हमारा जो है मैग्नेट लग जाए। तो सीधी सी बात यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक मोटर इट इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन होती है, समझ रहे हैं, यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन होती है विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, सीधा सा बात है। चलिए, तो इट इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, यह इलेक्ट्रिक जनरेटर का अपोजिट होता है, यह भी क्लियर हो गया। हिंदी में देख लेते हैं, यह एक विद्युत यांत्रिक मशीन है, यह एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, सॉरी विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो क्या करती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसका मतलब क्या है, देखो जब भी हमें कोई पार्ट मूविंग चाहिए होगा, आप जो है इलेक्ट्रिक सर्किट का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर जो है फैराडे के नियम लगाएंगे,
सीधा सीधा हमारा काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, सीधी सी बात है। तो ये हमें मिल जाएगा, मतलब रोटेशन मतलब घूर्णन के चक्कर के हिसाब से हमें जो है उसकी एनर्जी मिल जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। यह विद्युत जनरेटर के विपरीत कार्य करता है। जो विद्युत जनरेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसके उल्टा, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है, सीधा सा बात है। चलिए टाइप्स देख लेते हैं इसके। दो टाइप के होते हैं, क्या होता है, डीसी मोटर, हाँ दिष्ट धारा मोटर, ठीक है, डीसी मोटर मतलब दिष्ट धारा मोटर, और एसी मोटर का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा मोटर। एसी मोटर मतलब प्रत्यावर्ती धारा मोटर। डीसी मोटर जो है अगर हम कनेक्शन करें तो तीन तरह के बनते हैं, एक सीरीज, शंट और तीसरा होता है हमारा कंपाउंड। तो सीरीज, शंट और कंपाउंड, ये है तीन तरह का जो है हमारे डीसी मोटर्स बन जाते हैं। उसके अलावा और भी होते हैं, इंडक्शन मोटर्स वगैरह होते हैं, स्टेपर मोटर होते हैं, ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर होते हैं। ये सारे जो है मोटर के टाइप्स ही हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर जो है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन कैसे हो रहा है मोटर के अंदर। तो देखो, लॉसेस इन इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर में हानियां। तो प्रेरण मोटर में कौन कौन सी हानि होती है, दो तरह की हानि होती है। एक फिक्स लॉसेस होते हैं हमारे, फिक्स लॉस मतलब हमारे निश्चित हानियां होती हैं, वो तो होके रहेंगे। दूसरा हमारा वेरिएबल लॉसेस, मतलब ये हमारे परिवर्तनीय हानियां होती हैं। देखो परिवर्तनीय हानियां जो है वो हमारा कहां पे है, वो वेरिएबल, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके से चेंज होता रहता है, और वो हमारा कॉपर लॉसेस होता है, ठीक है। तो कॉपर लॉसेस आर द वेरिएबल लॉस जो इन द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में जो है कॉपर लॉस होते हैं, वो हमारे परिवर्तनीय लॉस होते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिक्स लॉसेस में कौन से, ये तीन तरह के फिक्स लॉस होते हैं, एक हमारा आयरन लॉस, दूसरा हमारा मैकेनिकल लॉस, तीसरा ब्रश लॉस। अच्छा, ब्रश लॉस का मतलब है ब्रश हानियां, दूसरा हमारा जो है मैकेनिकल ही होता है, आयरन का मतलब लौ हानियां। तो यहां पर जो है जो हमारा फिक्स कॉस्ट होती है, यहाँ सॉरी जो यहाँ पे फिक्स लॉस होते हैं, उसमें जो है तीन तरह की हानियां होती हैं। फिक्स में क्या, पहला आयरन लॉस। आयरन लॉस हमने आपको बता दिया यहाँ पर जो है किस वजह से, विद्युत वाहक बल की वजह से, या फिर इलेक्ट्रोमोटिव जो है फोर्स होता है उसकी वजह से होते हैं। अच्छा, मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस का मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल लॉस का हो गया यहाँ पे जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो जो है प्रॉपर एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन है। अच्छा, ब्रश लॉसेस कौन से होते हैं, ब्रश बेसिकली अगर रगड़ने की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर अगर कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट में रगड़ रहा है, रब कर रहा है, तो ये हमारा जो क्या आ जाएगा, ब्रश लॉसेस में आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रश हानियां, मैकेनिकल हानियां, लौ हानियां। तो इस तरह से हमारा जो है इलेक्ट्रिक मोटर भी कंप्लीट हो जाता है, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर का जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 हमारा एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज। एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, या फिर इसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता, मतलब विद्युत उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता। इसका मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर में हम जो अप्लायंसेस पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एफिशिएंसी जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड होंगे, मतलब यहाँ पे उनकी जो है ऊर्जा दक्षता के बारे में हमें मेनली बात करनी है। तो जैसे कौन कौन से अप्लायंसेस हैं, तो सिलेबस में देख लेते हैं। हमारे पास पहला हमारा पंप पढ़ना है हमें, उसके अलावा कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। अब कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में कंप्रेसर तो आ ही जाएगा, तो ये कंप्रेस्ड एयर सिस्टम मतलब वायु संपीड़न प्रणाली में कंप्रेसर तो आ ही जाता है। चलिए, थर्ड हमारा एनर्जी कंजर्वेशन इन HVAC। HVAC का मतलब क्या होता है, HVAC का मतलब ये होता है कि हीटिंग वेंटिलेशन AC, हीटिंग वेंटिलेशन AC। अच्छा, रेफ्रिजरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे का HVAC और प्रशीतन में ऊर्जा संरक्षण। तो HVAC का मतलब क्या हुआ, हीटिंग, वेंटिलेशन और AC, ठीक है। तो यहां पर उसकी बात हो रही है। तो यहां पर तीन टॉपिक ही है हमारे सिलेबस में, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 4 के अंदर है, और हम सबसे पहले पढ़ेंगे पंप के बारे में, ठीक है। तो अब पंप के बारे में समझते हैं कि पंप इज अ मैकेनिकल इक्विपमेंट। ये क्या है, एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है। देखिए, पंप जो है हमारा मोटर से अलग हो गया ना। पहले मोटर था, मोटर में हमें पता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर पंप आ गया है, और पंप क्या कर रहा है, एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है, जहां क्या हो रहा है, विच इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट लिक्विड फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल। मतलब क्या है, यहां पर जो है लिक्विड के लो लेवल से उसको हाई लेवल तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। चलिए, उसके अलावा क्या है, फ्लोस लिक्विड फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि लो प्रेशर फ्लूइड से हम हाई प्रेशर फ्लूइड तक उसको जो है पहुंचा दें, ठीक है। ये बात हो गई। इसका मतलब ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, यहाँ पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं, और लो लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड के लेवल को, ठीक है, सीधी सी बात है। पंप एक मैकेनिकल अवयव है जो कि तरल को उठाकर कम स्तर से ऊंचे स्तर तक, या फिर कम दाब से अधिक दाब क्षेत्र तक पहुंचाता है।
सीधी सी बात होगी, क्या पंप क्या है, व्हाट इज पंप, क्लियर हो गया यहाँ से। इसके अलावा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो है इसमें क्या करना है हमें, ये देखो एक तरीका ये है क्लासिफाई करने का, एक तरीका ये है। तो हम पहले बात करते हैं इस तरीके के बारे में। तो क्या हुआ, पंप को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक हमारा डायनामिक और दूसरा हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो डायनामिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डायनामिक में हमारे पास दो पार्ट हो गए हमारे, एक तो सेंट्रीफ्यूगल बन गया, दूसरा स्पेशल पंप्स हो गए। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप मतलब अपकेंद्री पंप हो गया और दूसरा स्पेशल पंप हो गए। अच्छा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया, दूसरा हमारा रोटरी पंप हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप के रूप में यहाँ पे परिभाषित हो जाएगा। तो इस तरीके से दो पार्ट हो गए। अब इनके भी पार्ट है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन कौन सी पंप होती है, जैसे एक्सियल फ्लो पंप जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होती हैं, उसके अलावा मिक्स्ड फ्लो पंप होती हैं, वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप होती हैं। और यहाँ पे आता है पेरिफेरल जितने भी पंप हैं वो भी हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, सारे अपकेंद्री पंप होते हैं। पहला क्या आया, एक्सियल फ्लो, दूसरा आया मिक्स्ड फ्लो, तीसरा आया पेरिफेरल। क्लियर हुआ। अच्छा, स्पेशल पंप में कौन कौन सी पंप है, जैसे जेट की पंप है वो भी हमारी स्पेशल पंप है, लेकिन होती क्या है, वो हमारी होती है डायनामिक्स के ऊपर आधारित होती है। चलिए, तो जेट पंप हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप भी होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप ये दोनों जो है ये सब क्या है, ये स्पेशल पंप हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में देखते हैं। इसमें जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंतर्गत पिस्टन प्लंजर वाला अरेंजमेंट आता है, जो कि हमारा देखते हैं प्रत्यावर्ती वाला। तो पिस्टन जो है प्लंजर जो है पंप आ गई पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एक और है हमारे पास डायफ्राम पंप। डायफ्राम पंप में भी यही होता है, तो वहां डायफ्राम लगा होता है, उस पर जो है पूरा सिस्टम आधारित होता है और वो भी जो है रेसिप्रोकेट करता है। मतलब ये रेसिप्रोकेट का मतलब आगे पीछे जो है मूवमेंट करना। तो यही हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप में दो आ जाते हैं। और रोटरी पंप में क्या आते हैं, सिंगल रोटर पंप या फिर मल्टी रोटर पंप। तो यहाँ पर सिंगल रोटर पंप हो गया या फिर मल्टी रोटर पंप होगा, तो रोटरी पंप हो गया। एक तो क्लासिफिकेशन ये हो गया। या फिर सीधे सीधे बोल दो कि भैया जो है हमारा जो पंप है वो 6 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से प्रकार, पहला है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सकारात्मक विस्थापन पंप। दूसरा हमारा इंपल्स पंप जो होता है हमारा वो। तीसरा हमारा वेलोसिटी वाला वेग व पंप जो इसे बोलते हैं, वेग पंप। उसके अलावा क्या होता है, ग्रेविटेशनल पंप होता है, गुरुत्वाकर्षण वाला पंप होता है। उसके अलावा स्टीम पंप होता है। इसके बाद वाल्वलेस पंप होता है। तो स्टीम पंप मतलब भाप पंप, वाल्वलेस मतलब वाल्व रहित पंप। उसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये सब हमारे क्या है, ये जो है ये भी क्लासिफिकेशन है। आप इस तरह से करें चाहे इस तरह से करें, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा एफिशिएंट पंपिंग सिस्टम ऑपरेशन। अच्छा देखो, हमारा सब्जेक्ट जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन है, तो हमें एफिशिएंसी से बात करनी है। सीधी सी बात है, ऊर्जा का संरक्षण करना है। तो देखो, जब पंपिंग सिस्टम दक्षता सुधार कार्य, अगर दक्षता बढ़ा देंगे तो हमारी एफिशिएंसी जो है, एनर्जी हमारी बढ़ जाए, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन बढ़ जाएगा। तो दक्षता सुधार मतलब एफिशिएंसी को सुधार दें। तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है, तो प्रॉपर मेंटेनेंस रखिए, ठीक है। तो मेंटेनेंस रखरखाव रखने से क्या होगा, हमारा जो है जो पंप है वो सही रहेगा। दूसरा, मॉनिटरिंग करिए, देखिए भैया कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोक हो रहा हो या फिर कोई वाल्व खराब हो या कोई चीज खराब हो। तो जो है हमारा यहाँ पर क्या करेंगे, मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे। उसके अलावा कंट्रोल करेंगे, भाई नियंत्रण भी करेंगे। ऐसा ना हो कि हाई लोड के ऊपर चल रहा हो हमारा छोटा सा पंप, ठीक है। तो छोटा सा पंप हमारा हाई लोड पे न चले, मतलब ये हुआ कम लोड वाली पंप पे हम हाई लोड क्यों चलाएंगे, जाहिर सी बात है। तो हम नियंत्रण भी रखेंगे, उस पर कंट्रोल भी रखेंगे। और ये कंट्रोल ये इसके अलावा भी आधारित है, अगर इस पे जो फंक्शन काम कर रहा है पंप के लिए, जो भी फ्लूइड काम कर रहा है उसके लिए भी जो है ये यहाँ पे कंट्रोल्स जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर एफिशिएंट पंप मतलब अधिक कुशल पंप लेके आइए, ऐसी पंप लेके आइए जिसमें जो है जो हाई एफिशिएंसी हो उसकी। तो इस तरह की जो है पंप हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा क्या है, मल्टीपल पंप्स फॉर वेरिंग लोड, अलग अलग लोड के लिए अलग अलग पंप का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अलग अलग भार के लिए अलग अलग पंप की जो जरूरत होती है, होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तभी हमारी एफिशिएंसी जो है बढ़ेगी। अच्छा, उसके अलावा क्या है, प्रॉपर पाइप साइज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पंप जो है हमारा छोटा सा है और उसमें पाइप जो है आपने बड़ा 2 इंची का लगा दिया, 10 इंची का लगा दिया, तो उससे तो हमारी एफिशिएंसी बनेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो पंप है, जैसा पंप है उसके हिसाब से पाइप का जो हमारा आउटलेट है उसका भी साइज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे आया इंप्रूवमेंट ऑफ सीलिंग, मतलब यहां पर देखो इस सीलिंग जो है उसमें जो है सुधार करना चाहिए। देखो, सील ब्रेक होने का मतलब है वहां पर लीकेज होने का मतलब है हमारा फ्लूइड का नुकसान तो होता ही है, साथ साथ हमारी जो पंप की एफिशिएंसी है वो भी गिर जाएगी। तो सीलिंग जो है वो इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उसके अंदर सुधार रहना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पंपिंग सिस्टम दक्षता सुधार कार्य, क्या क्या कार्य करें जिससे कि पंपिंग की दक्षता सुधर जाए, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन पंप।
अब पंप में एनर्जी सेविंग करने के टिप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से काम करें जिससे कि पंप जो है एनर्जी सेव कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला काम करें, यूज पंप एट बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं बता दे रहा हूं, आप जो है समझ लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, क्या हुआ, यूज पंप एट बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। इसका मतलब सिंपल सा हो गया, पंप को ऐसी जगह पे रखें जहां पे जो है हमारा हाई एफिशिएंसी मिल रहा हो। ठीक है, अधिक दक्षता प्राप्त होती हो। इसका मतलब क्या हुआ, पंप को जनरली कहां रखें, जहां पर वाटर सोर्स हो या जहां पर लिक्विड सोर्स हो, जहां जिसे पंप करना है उसके नजदीक ही रखना चाहिए। सीधी सी बात ये हो गया। तो यूज पंप एट बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। ठीक है, हो गया। अगला है इंक्रीज फ्लूइड टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस बना रहना चाहिए। तो मतलब जो भी फ्लूइड हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसका जो है प्रेशर डिफरेंस अगर हम बनाए रखेंगे तो हमारा जो है हाई जो है हमारा फ्लूइड ट्रांसफर होगा, हाई फ्लूइड ट्रांसफर रेट हो जाएगा। तो यहां पर इंक्रीज फ्लूइड टेम्परेचर डिफरेंस मतलब क्या हुआ, उसके जो तरल है उसके तापमान में परिवर्तन को जो है बनाए रखना चाहिए। सीधी सी बात है, उसको बढ़ाना चाहिए। अगला है चेक एनपीएस ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। अच्छा, जब हम लगा रहे हैं पंप को तो हमें एनपीएसएच पता रखना चाहिए। एनपीएसएच क्या है, यहां पर एनपीएसएच का मतलब होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या है, वहां का नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या है, हिंदी में भी समझ लीजिए, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। इसका मतलब क्या हुआ, वो नीचे से कितना ऊंचाई पे है, तो उसका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड पता रखना चाहिए। अगर वो पता रखेंगे तो भी हमारा जो है यहाँ पर एनर्जी की सेविंग होगी और उसी हिसाब से हम जो है पंप को उसी ऊंचाई पर हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अगला है हमारा मिनिमाइज द थ्रोटलिंग। अच्छा, थ्रोटलिंग जो है कम से कम हो जिससे कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ सके और उसी से हमारी एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होती है वो थ्रोटलिंग जो है ना होने पाए, ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए पंप के कार्य में। यहाँ थ्रोटलिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, थ्रोटलिंग की जरूरत यहाँ नहीं है। उसके अलावा रिपेयर सील्स एंड पैकेजिंग। अच्छा, सील वगैरह कहीं टूटी हुई है या फिर पैकेजिंग टूटी हुई है तो उसको जो है प्रॉपर्ली जो है रेगुलरली जो है यहाँ पे सील और पैकेजिंग को जो है रिपेयर करना चाहिए, यहाँ पर जो है इसका जो है मेंटेनेंस करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास हो गए सारे पॉइंट्स, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन पंप। पंप में एनर्जी सेविंग के जो है हमारे जो भी सुझाव है, ठीक है, उसके बारे में बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, वायु संपीड़न प्रणाली। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम का मतलब ये हो गया भैया, जो कि हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं हवा भरवाने जाते हैं, तो जब हवा भरवाने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, एक बहुत बड़ा सा, उसके अंदर जो है हवा भरी होती है और कंप्रेस्ड एयर भरी होती है, उसमें से वो निकाल के थोड़ा सा आपके टायर में डाल दिया कि भैया 35 कर दो या 40 कर दो। ठीक है, तो यहां पर ये करते हैं। अब यहां यही चीज तो यहां पे है, उसी सिस्टम की बात हो रही है। अब वो सिस्टम तो आप सबने देखा ही होगा, क्या होता है, जो है हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ एयर इनलेट लगे होते हैं, कंप्रेसर 1 कंप्रेसर, यहाँ पे 2 कंप्रेसर लगाए गए। अच्छा, उस कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल हम कई जगह करते हैं, जैसे नट बोल्ट खोलने वाली जो मशीन होती है वो भी उसी कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो उस कंप्रेस्ड एयर के माध्यम से करते हैं। तो यहां देखिए सिस्टम में C1 और C2, ये क्या है, हमारे कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 है। यहां से इनलेट एयर आ रही है, मतलब यहां से जो है एयर जो है यहाँ पे अंदर प्रवेश कर रही है। अब यहां से जो है यहाँ पे कुछ रेगुलेटर्स लगे होंगे, वो रेगुलेटर्स आप चेक कर लीजिए, लगा दीजिए, छोड़ दीजिए। उसके अलावा यहां से जो है एयर गई तो यहाँ पे पहले रिसीवर में गई। अब यहां पर पहले रिसीवर में क्या होगा, वेट रिसीवर होगा, मतलब इसके अंदर कुछ मॉइस्चर भी तो होगा इस हवा के अंदर, जिससे कंप्रेसर ने कंप्रेस कर दिया, तो यहां पर जो है वेट रिसीवर होगा। उस वेट रिसीवर में जो है हमारा एयर पहुंचा और वहां पर जो है एयर जो है आगे कहां ट्रांसफर हो रहा है, ड्राई रिसीवर की तरफ, जहां पे एयर को जो है ड्राई रिसीवर को भेज दिया जाता है। ड्राई रिसीवर के बाद ये फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद कोई ऐसा कण तो नहीं है जो कि आगे जाके नुकसान पहुंचाए, तो फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्टर होने के बाद यहां पर ड्राई रिसीवर में फिर से पहुंचा, तो ड्राई रिसीवर यहां पे दोनों लगे हुए। इसका मतलब क्या हुआ, एयर की क्वालिटी को यहां पे सुधारा जा रहा है, तो ड्राई रिसीवर लगा होता है। उसके बाद यहां पर जो है प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व लगा होता है, दाब नियंत्रक वाल्व लगा होता है, वो लगा दिया जिससे कि पता लग जाए कितना प्रेशर है। और उसके बाद जो है वो जो है हमारा एयर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में चला जाएगा। तो एयर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में जाके यहां से वो अलग अलग जो है काम के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्रेस्ड एयर सिस्टम की जो है हमारी एक पूरा का पूरा लेखा जोखा। आप चाहो तो इसमें से कुछ भी लिखो, क्लियर है ना। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे मतलब क्या लगा होता है, यहाँ पे एक कंप्रेसर और दूसरा कंप्रेसर, 2 कंप्रेसर लगे होते हैं। तो यहाँ मतलब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कंप्रेसर के बारे में, तो संपीड़क के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्रेसर को हिंदी में बोलते हैं संपीड़क। तो यहाँ क्या काम करता है, टू कंप्रेस द एयर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मतलब वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पे किसी भी जो है एयर को या फिर जो है
फ्लूइड को जो है कंप्रेस करने की कोशिश करता है। अब फ्लूइड का मतलब कौन सा, कोई और गैसेस की बात हो रही है, तो टू कंप्रेस द एयर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटीएमपी बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है ऊंचा, जो है हाई या अधिक जो है एयर को जो है कंप्रेस करने के काम में आता है। ठीक है, चलिए इसका जो है क्या क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। दो तरह के दिखाई दे रहे हैं। पहला है हमारा यह रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसको बोलते हैं पाशाग्र संपीड़क, और दूसरा है हमारा रोटरी कंप्रेसर मतलब घूर्णी संपीड़क। तो पाशाग्र संपीड़क जो भी होते हैं वो हमारे सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज या फिर दो स्टेज वाले हो सकते हैं, तो ये पाशाग्र है। इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की तरह ही समझ लीजिए। यहां पर जो है हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हाई कंप्रेशन रेशियो के लिए जाना जाता है, बहुत ज्यादा कंप्रेशन ये कर सकता है। ठीक है, अच्छा, हाई कंप्रेशन बट लो डिस्चार्ज, ये जो है इसका एक खासियत है। आगे बात करेंगे यहां पर रोटरी कंप्रेसर के बारे में। तो रोटरी कंप्रेसर घूर्णी संपीड़क के तौर पे होते हैं। घूर्णी संपीड़क मतलब यहां पर दो होते हैं, एक होता है रूट ब्लोअर, एक होता है रूट ब्लोअर कंप्रेसर और दूसरा होता है वेन कंप्रेसर। तो वेन कंप्रेसर, रूट ब्लोअर किसके जो है रोटरी कंप्रेसर और घूर्णी कंप्रेसर के ही हैं। ठीक है, तो रोटरी कंप्रेसर, घूर्णी कंप्रेसर दो भागों में डिवाइड हो गए। दो भागों मतलब दो तरह के होते हैं, एक होता है रूट्स ब्लोअर, दूसरा होता है वेन कंप्रेसर। तो रूट्स ब्लोअर कंप्रेसर और वेन कंप्रेसर। ठीक है, तो यहां पर हो गया क्लासिफिकेशन। अब क्या करेंगे, अब हम जो है पढ़ेंगे टिप्स, मतलब ये इंपॉर्टेंट टिप्स है। मतलब किसके लिए है ये टिप्स हैं, हमारा जो है एनर्जी सेविंग करने के लिए। मतलब ये हुआ एनर्जी कंजर्वेशन को करने के लिए हमारे ये टिप्स हैं, जो कि हमारा कंप्रेस्ड एयर सिस्टम के अंदर आएंगे। मतलब कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे करें, क्या क्या करें जिससे कि हमारी एनर्जी का सेव हो, एनर्जी की बचत हो। तो देखो पहला है क्लीन एयर फिल्टर्स। देखो फिल्टर को साफ रखें। क्या मतलब है, एयर फिल्टर जितने भी हैं उनको प्रॉपर साफ रखें, चोक हो जाएंगे तो प्रेशर कम बनेगा। क्लियर है। तो अगला है कंप्रेसर वाल्व मेंटेन, मतलब ये हुआ मेंटेन द कंप्रेसर वाल्व। इसका मतलब ये हुआ कंप्रेसर वाल्व जो है उसको प्रॉपर जो है सही रखें। ऐसा है वाल्व जो है हमारा खराब हो गया तो प्रॉपर सेटिंग नहीं आएगी और वहां से जो है प्रॉपर जो है कंप्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब है वाल्व को सही रखें। आगे है यूज ऑफ मैनोमीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि मैनोमीटर का यहां पे इस्तेमाल करें, कहां पे, फिल्टर से पहले और फिल्टर के बाद। क्या मतलब है, इससे यह पता लग जाएगा कि हमारा जो प्रेशर है वो वाल्व के बाद, जो हमारा फिल्टर के बाद कहीं कम तो नहीं हो रहा, तो उससे हम जो है फिल्टर को चेंज कर लेंगे। क्लियर बात है। तो यहां पर यूज द मैनोमीटर्स, मैनोमीटर का प्रयोग करें, बिल्कुल करेंगे। उसके अलावा है कंप्रेसर फ्री एयर डिलीवरी टेस्ट। अच्छा, एक और टेस्ट आ गया, कंप्रेसर का एयर फ्री डिलीवरी टेस्ट होता है, FAD बोलते हैं, FAD टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है, ये हमारा जो है बताता है कि किस तरीके से हमारा कंप्रेसर जो है कंप्रेस करता है और एयर की सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो ये इसके लिए टेस्ट होता है, FAD टेस्ट करना है कंप्रेसर के लिए, रेगुलरली करते रहें। ठीक है, अगला है रिड्यूस कंप्रेसर डिलीवरी प्रेशर। अच्छा, ऐसा हो कि जब काम ना हो तो जो है कंप्रेसर का जो डिलीवरी प्रेशर है उसको कम कर सकते हैं आप, तो जिससे कि हमारा जो है एनर्जी की सेविंग हो सकती है। तो यहां पर हो गए हमारे सारे पॉइंट्स। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या बचा, एनर्जी कंजर्वेशन इन HVAC एंड रेफ्रिजरेशन। तो यहां पर HVAC और प्रशीतन में ऊर्जा संरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन इन HVAC एंड रेफ्रिजरेशन। तो HVAC और रेफ्रिजरेशन में मतलब प्रशीतन में ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण किसमें देखना है, HVAC और प्रशीतन में। अब HVAC का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है हीटिंग और V का मतलब होता है वेंटिलेशन और AC का मतलब होता है एयर कंडीशनिंग। तो HVAC हो गया ये वाला टर्म। ठीक है, और उसके अलावा प्रशीतन को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हीटिंग में, यहाँ वेंटिलेशन में, एयर कंडीशनिंग में और रेफ्रिजरेशन में यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन देख रहे हैं, मतलब ऊर्जा संरक्षण देख रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि ऊर्जा का संरक्षण करना है इन कंडीशंस में। अच्छा, हीटिंग में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा वेंटिलेशन के लिए और एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन, तो इसका मतलब यहां पर हमें बचत करनी है जो कि उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बताएं आपको कि एनर्जी का कंजर्वेशन करना है, तो इसका मतलब है कि हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन के अंदर हम ऐसे जो उत्पाद इस्तेमाल करें जिसका जो है हमारा बी जो है हमारा EER, जो EER मतलब क्या मतलब एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, ये जो है हमारा हाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये देख लेते हैं क्या है, एक बार ऊर्जा दक्षता अनुपात के बारे में समझ लेते हैं। क्या होता है ऊर्जा दक्षता अनुपात। अच्छा, ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी और कूलिंग कैपेसिटी
टू पावर इनपुट। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक रेशियो है, ये एक अनुपात है किसका, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का और या फिर कूलिंग कैपेसिटी का अनुपात है टू पावर, जो भी हमारा पावर इनपुट कर रहे हैं उसके लिए। आगे देखें, एट फुल लोड कंडीशन, मतलब जो है जो अप्लायंसेस हमारा है या फिर हमारा रेफ्रिजरेटर है या फिर हमारा एयर कंडीशनर है या फिर हीटिंग के लिए कोई डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं या वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां पर उसके बारे में बात हो रही है कि हम जो है उसमें जो है ये देखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, उसकी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी या फिर कूलिंग कैपेसिटी या हीटिंग कैपेसिटी टू पावर इनपुट एट फुल लोड कंडीशन। जब वो पूरी लोड पे चल रहा हो तब जो है उसकी पावर इनपुट, और उसके अलावा यहाँ पर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी या कूलिंग कैपेसिटी या फिर हीटिंग कैपेसिटी उस कंडीशन में, तो उन दोनों का जो अनुपात होगा उसी को बोलते हैं डबल ई आर। ठीक है, EER क्या होगा, इसका मतलब एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, ऊर्जा दक्षता अनुपात। सीधी बात समझ में आ गई। हिंदी में देख लेते हैं क्या है हमारा, यह प्रशीतन क्षमता या प्रशीतन क्षमता और शक्ति का अनुपात है। यह क्या है, प्रशीतन क्षमता या फिर शीतलन क्षमता या और शक्ति का अनुपात है। यहाँ पर जो है हीटिंग कैपेसिटी भी हो सकती है, तो दोनों का अनुपात होगा, शक्ति का अनुपात होगा। तो जब जो है संयंत्र क्या लग रहा हो, पूरा लोड पे चल रहा हो, तो फुल लोड पे चल रहा है अगर हमारा संयंत्र, तो हमारी ये कंडीशन बनेगी। अच्छा, इसका रेशियो क्या होगा, डबल ER इक्वल्स टू हो जाएगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, मतलब वॉट के अंदर ही होगी, और जो है पावर इनपुट ये भी वॉट के अंदर होगा। तो ये हमारा जो है कोई यूनिट लेस होगा, लेकिन यूनिट लेस नहीं है, ये किसे BTU पे नाम है। देखो रेफ्रिजरेशन जो कैपेसिटी या कूलिंग कैपेसिटी या फिर हीटिंग कैपेसिटी या वेंटिलेशन कैपेसिटी, वो हमारा BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट में नापते हैं। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट अपॉन पावर इनपुट POWER, तो पावर यूनिट, इसको जो है यही हमारा क्या होता है, डबल ER होता है। अगर मैं मान लूं कि हमारे पास कोई एयर कंडीशनर है, वो 10,000 वॉट ले रहा है और पावर इनपुट ले रहा है 2 टन, तो हमारे पास यहाँ पर उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे और जो है इसका जो रेशियो निकलेगा, मान लीजिए 8% निकला, तो 8% क्या है हमारा, वो हमारा है EER जो रेशियो है, उसके बारे में बात करें। जितना ज्यादा उतना अच्छा, सीधी सी बात यही है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया हमारा डबल ER। अब हम देखते हैं कि एक अगला पॉइंट है, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज इन HVAC एंड रेफ्रिजरेशन। HVAC एंड रेफ्रिजरेशन में जो है एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। अच्छा देखिए क्या होता है, रेफ्रिजरेशन और HVAC में ऊर्जा बचत की संभावना है। अच्छा, कहां संभावना है कि हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, बस केवल इस टॉपिक का मतलब यही हो गया। अब कहां कर सकते हैं, कोल्ड इंसुलेशन में। मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे कोल्ड इंसुलेशन का मतलब है जो हमारा AC की बात हो रही है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो पाइपिंग सिस्टम होता है ना, जहां पे AC के अंदर जाता है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो कोल्ड हमारा पाइप है, जहां पर जो है हमारा कूलेंट चल रहा होता है, जो कि हमारा ठंडी अवस्था में होता है, वो जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, इंसुलेट कर दें। तो कोल्ड इंसुलेशन कर रहे हैं, वो इंसुलेशन करना है जहां पर हमारा कूलेंट चल रहा होता है। तो ये मान लीजिए कूलेंट की बात करें, या फिर ये बोल दें कि हमारा कूलेंट का मतलब जो हमारा ठंडी, जो हमारी गैस, मतलब कोल्ड एयर चल रही हो या फिर कोल्ड जो है हमारी कोई गैस चल रही हो, वो जो, या फिर सीधी सी बात करें ना, रेफ्रिजरेंट जो है जहां जिस पाइपलाइन में बहेगा उसी को जो है उसी का इंसुलेशन कर देते हैं। उस पाइप का इंसुलेशन कर दीजिए, और कहां पे इंसुलेशन कर दीजिए, जहां पर उसकी आवश्यकता ना हो उस जगह इंसुलेट कर दीजिए, जहां जरूरत है वहां उसे ओपन रखिए, जिससे कि हमें कूलिंग इफेक्ट मिल जाएगा। तो कोल्ड इंसुलेशन का मतलब ये हुआ सीधा कि भैया ऐसा है जहां पर कोल्ड लाइन है उनको हम इंसुलेट कर देंगे, इंसुलेट कर दिया। ठीक है, इसको हिंदी में भी कोल्ड इंसुलेशन भी बोलेंगे। अच्छा, बिल्डिंग एनवेलप। अच्छा, बिल्डिंग एनवेलप का मतलब है बिल्डिंग को इस तरीके से जो है डिजाइन किया गया हो कि भैया एनवेलप की तरह काम करे। मतलब ये हुआ कि तो पूरी तरीके से उस तरह से बंद हो जहां पर जो है हम जो है कूलिंग इफेक्ट लाना चाहते हैं। मतलब HVAC या फिर जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाओ, वहां पर बिल्डिंग कैसी हो, बिल्कुल एनवेलप की तरह, ऐसा ना ओपन एरिया ना हो, तो इसका मतलब है बिल्डिंग एनवेलप बनाना। ठीक है, उसके अलावा बिल्डिंग हीट लोड मिनिमाइजेशन। अच्छा, क्या करे, यहाँ पर भी यहाँ पे भी संभावना है कि अगर हमारा जो बिल्डिंग है उसमें जो है हमारा हीट लोड की मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे जो हमारा सीलिंग है या फिर जो हमारा एरिया कवर नहीं है उसको कवर करके, या फिर ऐसे करके हीट लोड मिनिमाइजेशन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, हमने घर में रूम में लगा रखा है, और वहीं पे जो है आपका रेफरेंस सिस्टम लगा हुआ है, तो क्या करेगा, वो लोड को बढ़ाएगा ही तो, क्योंकि वो 100 वाट का बल्ब जो है वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो आप क्या करें, ऐसे अप्लायंसेस हटा दें, या फिर बिल्डिंग जो हीट लोड मिनिमाइजेशन का मतलब है बिल्डिंग के अंदर जो है हीट लोड को जो है कम कर दें, मतलब ऐसे अप्लायंसेस को हटा के हीट लोड जो है कम कर दें, तो भी जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हीट लोड जो है मिनिमाइजेशन कैसे होगा।
तो वो अप्लायंसेस ही हटा दो जिससे कि हीट लोड मिनिमाइज हो जाए। तो यहाँ पर भी एक संभावना नजर आती है कि हम जो है यहाँ पर एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है प्रोसेस हीट लोड मिनिमाइजेशन। अच्छा, प्रोसेस हीट लोड मिनिमाइजेशन और बिल्डिंग हीट लोड मिनिमाइजेशन में अंदर क्या होगा? तो बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग का लोड हीट लोड जो है कम कर देना, और यहाँ पर प्रोसेस का हीट लोड कम कर देना। और जो प्रोसेस हो रही हैं वो प्रोसेसेस जो हैं उनको क्या करें? हीट लोड उनका मिनिमाइज कर दीजिए, उनका जो हीट लोड कम हो जाएगा तो भी हमारा जो है यहाँ पर एनर्जी की सेविंग होगी। कौन कौन सी प्रोसेस? जो भी प्रोसेस हो रही हो हमारे सिस्टम के आधारित, जो भी सिस्टम में जो है प्रोसेस हो रही है उनको मिनिमाइज कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, एट द रेफ्रिजरेशन या एसी प्लांट एरिया। अच्छा, जहां पर रेफ्रिजरेशन और एसी प्लांट एरिया लगा हुआ है, कई बार स्प्लिट एसी लगा होता है, वो हमारा बाहर रखा हुआ है और वो जो है छोटी जगह में रखा हुआ है, मतलब उसे ओपन एरिया में कर दीजिए जिससे उसका वेंटिलेशन प्रॉपर हो और वहां पे जो है हीट का ट्रांसफर अच्छे से हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, जहां पे हमारा प्लांट एरिया है उस जगह भी जो है क्या कर सकते हैं, हम जो है ये देख सकते हैं कि उसकी संभावना है कि नहीं, मतलब कहां पे? हीट एनर्जी सेविंग के लिए, ठीक है, रेफ्रिजरेशन और एसी प्लांट एरिया में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है करीब 5 पॉइंट है जो ये बताते हैं कि यहाँ पे हम HVAC और रेफ्रिजरेशन में क्या करते हैं, ऊर्जा की बचत कर सकते हैं इन एरियाज में, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया यहाँ पे? हीटिंग, वेंटिलेशन। अच्छा, हीटिंग के बारे में बता दें, दो तरह की होती है, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम और दूसरा जो है हमारा लोकल हीटिंग सिस्टम। अच्छा, दो तरह के हीटिंग सिस्टम हो गए, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम और लोकल हीटिंग सिस्टम। अच्छा, वेंटिलेशन में देखें तो वेंटिलेशन हमारा दो तरह से हो सकता है, या तो हम फोर्स वेंटिलेशन करें, मतलब बल्ब प्रयोग करें, मतलब पंखा वगैरह चला के प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करें, या फिर इसे बोल देते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो एक हो गया मैकेनिकल वेंटिलेशन और दूसरा हो गया हमारा फ्री वेंटिलेशन, मतलब जो है हमारा कह सकते हैं एक हमारा नेचुरल वेंटिलेशन और दूसरा हमारा मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है। अच्छा, हीटिंग में हमने बता दिया। तो अच्छा, ये भी हो गया। एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में आपको पता है और रेफ्रिजरेशन के सिस्टम के बारे में पता है। जैसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन कौन सा? हमारा एक वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता है, एवेटर एब्रेसिव सिस्टम होता है, वाष्प संपीड़न निकाय और वाष्प जो है अवशोषण निकाय। इनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर ही देंगे, मेरे हिसाब से आपने वीडियो हमारे देखे होंगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट चैप्टर नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग।